यूनिट 1 जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस, भाई मुझे अपना बिजनेस को वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेकर जाना है तो क्या क्या चीज़ें आएंगी इसके अंदर। बहुत सारे टॉपिक्स है, एडवांटेज डिसएडवांटेज फीचर्स फंक्शंस फैक्टर्स सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। बट 4 मेजर टॉपिक जो इस चैप्टर में आप पढ़ोगे वो कौन कौन से हैं? ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल बिजनेस एंड ट्रांसनेशनल कंपनीज। ठीक है, तो देखो आपको होपफुली कुछ टर्मिनोलॉजीज पता होंगी, कुछ टर्मिनोलॉजीज नहीं पता होगी। एक ब्रीफ ओवरव्यू देती हूँ। ग्लोबलाइजेशन आपने याद है, आप जब छोटे थे तब आपने एक पॉलिसी पढ़ी थी मैम, एनईपी पॉलिसी 1991 की, जिसके अंदर जो पॉलिसी का नाम क्या था? एलपीजी पॉलिसी, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन था वो यही वाला ग्लोबलाइजेशन है। इसका मतलब क्या होता है? अपनी कंपनी को वर्ल्ड वाइड ले जाना, अपनी कंपनी को डोमेस्टिक कंपनी ना बनाकर इंटरनेशनल ब्रांड बनाना। फॉर एग्जाम्पल आज हमारे एप्पल के जो प्रोडक्ट्स है वर्ल्ड वाइड है, तो एप्पल ने अपने आप को क्या किया है? ग्लोबलाइज किया है। ठीक है, पहली बात क्लियर। सेकंड चीज जिस पे हम डिस्कस करेंगे, ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? ये दो वर्ड से बनता है, ग्लोबलाइजेशन प्लस लोकलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन प्लस लोकलाइजेशन। ठीक है, दो वर्ड से बनता है हमारा ग्लोबलाइजेशन। अब इसका मतलब क्या है? कहते हैं लोकल, जो बेसिकली जो भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हम बना रहे हैं ग्लोबली इसको पहुंचा रहे हैं, पर वो ऐसे होने चाहिए, जो कि वहाँ के लोगों के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, नीड्स के हिसाब से हो। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दूंगी आपको, ये वर्ड क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कैडबरी क्या करता है? बड़ी बड़ी चॉकलेट्स बनाता है, बहुत बड़ी बड़ी चॉकलेट्स बनाता है। और ये बड़ी बड़ी चॉकलेट्स पता है कहाँ सेल होती है? यूएस की स्टेट्स के अंदर, कंट्रीज में, बहुत सारी ऐसी जगह पे वेस्टर्न कंट्रीज में बड़ी बड़ी कैडबरी की चॉकलेट्स जो है वो सेल होती है। अब क्या हुआ, कैडबरी ने वही इंडिया के अंदर छोटी चॉकलेट्स बनाने लग गया, सिल्क बनाने लग गया। क्यों? क्योंकि पता है कि इंडिया का कस्टमर कैसा है कि बच्चे ने एक बार चॉकलेट का पैकेट खोला तो वो पूरी की पूरी तभी खत्म करके ही मानेगा, वो चॉकलेट को छोड़ेगा ही नहीं। तो चॉकलेट से हेल्थ खराब हो सकती है, तो इसलिए उन्होंने छोटी रैपिंग में चॉकलेट्स को बनाना, सेल करना स्टार्ट कर दिया। तो इंडियन कस्टमर की नीड ही ऐसी थी। दूसरा फैक्टर, इंडियन कस्टमर के पास उतना पैसा नहीं था कि भाई वो बड़ी बड़ी महंगी महंगी चॉकलेट्स बाय करे, तो इसलिए उन्होंने छोटी पैकेजिंग लेकर आए उसकी। तो इसका मतलब क्या हुआ? एज पर द नीड एंड टेस्ट ऑफ द कस्टमर इन द लोकल मार्केट्स आपने अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई किया। ग्लोबलाइजेशन, आई होप क्लियर हो जाएगा। कभी भी ग्लोबलाइजेशन में कंफ्यूज हो तो हमेशा कैडबरी की चॉकलेट का एग्जांपल अपने माइंड में रखना। ठीक है, जब पढ़ाऊंगी इसको डिटेल में तब भी बताऊंगी। अभी के लिए याद कर लो आपकी कैडबरी की चॉकलेट। क्लियर है? अब इसके बाद आता है आपका इंटरनेशनल बिजनेस। भाई देखो, एक तो मेरा होता है डोमेस्टिक बिजनेस जो मेरी कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर होता है। फिर जब उसी बिजनेस को मैं बाहर ले जाती हूँ, जब वो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, तब वहां पे मेरा इंटरनेशनल बिजनेस बनता है। इसके क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज, लिमिटेशन फैक्टर सब पढ़ेंगे। और लास्ट में आती है आपकी ट्रांसनेशनल कंपनीज। ऐसी कंपनीज जो कि इंटरनेशनल बिजनेस करती है उन्हें हम कहते हैं ट्रांजैक्शनल कंपनीज। जो कि जिसके पास क्या होता है, जिसके पास दो चीजें होती है, एक उनके पास होती है होम कंट्री और एक उनके पास होती है होस्ट कंट्री। होम कंट्री ऐसी कंट्री जहाँ पे वो है, खुद उसके ऑपरेशंस है। होस्ट कंट्री मतलब जहाँ वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल कर रही है, जहाँ पे वो बेच रही है। तो होम कंपनी एंड होस्ट कंपनी का रिलेशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये 4 मेन टॉपिक्स हम इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ के चलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, अच्छे से समझते हैं एक एक चीज को डीप में। प्लस एक चीज क्या करनी है, फटाफट से अपनी नोटबुक लेके बैठो, आज की डेट डालो, क्या टारगेट है आपका? मैम मेरा टारगेट ओ ग्रेड है, उसके ऊपर लिखो। और रोज जब भी नोटबुक खोलोगे ना रिवीजन के लिए, आपको वो टारगेट याद आता रहेगा। तो स्टिल आपको यकीन होगा कि नहीं मैम सच में मैं स्कोर कर सकता हूँ थ्योरी के पेपर में भी। चलो आ जाओ। सबसे पहला टॉपिक है आपका ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन होता क्या है मैम? ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? इसके अंदर हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं और इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ग्लोबलाइजेशन के अंदर आप 3 आईज का यूज करते हैं। 3 आई कौन कौन से हैं? इंटीग्रेशन, इंटरैक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस। किसका होता है? अमंग लोगों का होता है, कंपनीज का होता है, गवर्नमेंट का होता है। जिसका इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट इसका पड़ता है आपके इन्वायरमेंट पे। भाई जितनी ज्यादा ग्लोबलाइजेशन उतना ज्यादा कंट्रीज यहाँ, बाहर के ब्रांड्स यहाँ पर आएंगे, यहाँ के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे, तो इन्वायरमेंट में भी ऐसा इम्पैक्ट पड़ेगा।
पॉलिटिकल सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ज़्यादा हमारी कंट्री के अंदर कैपिटल इन्फ्लो आएगा, ज़्यादा पैसा आएगा, तो पॉलिटिकल कुछ लॉज रेगुलेशंस बनानी पड़ेगी। ह्यूमन पे इम्पैक्ट पड़ता है, ज़्यादा कंट्रीज, बाहर की जो कंट्रीज है वहाँ के ब्रांड्स यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, तो ह्यूमन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। सोसाइटी के वेलबींग पे इम्पैक्ट पड़ेगा, यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो रिसोर्सेज पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं एक लाइन में ग्लोबलाइजेशन को रेफर करूं तो ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन, इंटीग्रेशन एंड इंटरडिपेंडेंस अमंग द पीपल, कंपनी एंड गवर्नमेंट विच हैज इफेक्ट on the environment, political system, human, society's well-being and as well as economic development. क्लियर? ये सिंपल सी डेफिनेशन वहां पे लिख कर आनी है। डेफिनेशन में जितने भी कीवर्ड्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मैंने इसके अंदर डाल दिए। ठीक है, अब देखो ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट क्या होते हैं। ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपका ट्रेड तो बढ़ता है और आपकी क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती है, आपके गुड्स और सर्विसेज के प्राइजेस कम होते हैं और जिससे आपकी इनकम बढ़ती है और एम्प्लॉयमेंट आपकी रेज अप होती है। अब मैम कुछ नहीं समझ आया, फिर से बता दो क्या सीक्वेंस चल रहा है। सीक्वेंस बताती हूँ, 1 सेकंड का टाइम दो। सीक्वेंस में क्या हुआ भाई, देखो ग्लोबलाइजेशन आई, बाहर के ब्रांड्स इंडियन मार्केट के अंदर आए, बाहर के ब्रांड्स इंडियन मार्केट के अंदर आए, उन्होंने अपना ट्रेड को, अपने ट्रांजैक्शंस को, ट्रेड को एक्सपैंड किया, तो ट्रेड यहाँ पे मेरा बढ़ गया। ठीक है मैम, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट हुई, मतलब बाहर की कंट्रीज इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रही है, पैसा लगा रही है, ठीक है, अपने प्लांट्स, अपनी फैक्ट्रीज, अपने आउटलेट्स वहाँ पे खड़े कर रही है। फॉर एग्जाम्पल दो मैकडी का। मैकडी ने क्या किया, अपनी फ्रेंचाइजीज वगैरह इंडिया में बांटनी स्टार्ट करी, मैकडी के खुद के आउटलेट्स बनाना स्टार्ट करे, तो मैकडी ने क्या किया, ग्लोबलाइजेशन किया, जिससे मैकडी का ट्रेड बढ़ा, मैकडी ने क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट करी। बहुत सारी ऐसी कौन सी कंट्री जहाँ पे मैकडी नहीं होता, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से अगर बाहर की कोई गुड्स या सर्विसेज यहाँ पर आ रही है तो वहाँ पे प्राइजेस कम होने स्टार्ट हो गए बाहर की। जैसे एग्जाम्पल क्या है इसका, चाइनीज प्रोडक्ट। चाइनीज प्रोडक्ट ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडियन मार्केट्स के अंदर आए, इंडियन मार्केट्स के अंदर आए, जिसकी वजह से हमें कम प्राइजेस के ऊपर अब गुड्स और सर्विसेज मिल जाते हैं। अगर हमें कोई भी चीज़ें कम प्राइजेस में मिलेगी तो मेरे हाथ में ज़्यादा इनकम बचेगी, विच मीन्स मेरी इनकम रेज अप होगी, और बाहर के कंट्रीज, ब्रांड्स यहाँ पर अगर आएंगे तो मेरे लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट करेंगे। तो ये सारे इम्पैक्ट है जो कि बिल्कुल एक चेन के फॉर्म में फ्लो करते हैं। अगर ग्लोबलाइजेशन होता है तो क्या होता है, ट्रेड बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, प्राइजेस गुड्स और सर्विसेज के कम होते हैं, जिसकी वजह से इनकम बढ़ती है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल, वर्सेटाइल एग्जाम्पल है अमेजोन। अमेजोन क्या करता है, अमेजोन एक आपका लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेल शॉप है, जिससे कुछ भी चाहिए, चाहे यूएस में हो, इंडिया में हो, किसी भी आप कंट्री में हो, आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, किसी भी प्लेस पे आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। क्यों, अमेजोन ने अपने आप को ग्लोबलाइज किया है इसकी वजह से। ठीक है, अब पता है बेटा क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ना कंपैरेटिव एडवांटेज मिलती है दोनों कंट्रीज को। अब हम इसका एक मतलब क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन गिव्स कंपैरेटिव एडवांटेज टू बोथ कंट्रीज। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल एक कंट्री एक्स है, एक कंट्री वाई है, एक कंट्री एक्स है और एक कंट्री वाई है। अब कंट्री एक्स मान लो इंडिया है, कंट्री वाई मान लो चाइना है। क्लियर है, अब तो चाइना के साथ वैसे इतना इंपोर्ट करना बहुत रिस्ट्रिक्टिव हो गया है। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जब ऐसे ट्रेड वॉर जैसे रिलेशंस नहीं थे तब क्या होता था, इंडिया में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की वो होती है, क्रॉप प्रोडक्शन होता है मैम, राइस का, वीट का क्रॉप प्रोडक्शन होता है। ठीक है, चाइना में कैसे होते हैं मैम, इक्विपमेंट्स वगैरह, छोटे मोटे टूल्स वगैरह बनते थे, चाइनीज प्रोडक्ट्स वगैरह, थोड़े गैजेट्स वगैरह, यहाँ पे चाइना का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो क्या करते हैं, इंडियन मार्केट से चाइना वाले अपने राइस वीट ले लेते हैं और अपने गैजेट्स वगैरह यहाँ पे छोड़ देते हैं। सिमिलरली इंडिया में क्या करते हैं, इंडिया में लोग गैजेट्स खरीद लेते हैं और चाइना को इन रिटर्न क्या करते हैं, अपने राइस वीट क्रॉप प्रोडक्शन दे देते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, दोनों कंट्रीज को एडवांटेज होने स्टार्ट हो गए, दोनों कंट्रीज को कंपेरेटिव एडवांटेज होना स्टार्ट हो गए, जिसके पास जो चीज़ सरप्लस में वो चीज़ एक्सपोर्ट कर देती है। ठीक है, इतनी बातें लिख लोगे ग्लोबलाइजेशन, वीडियो को पॉज करो, 1 मिनट का टाइम लो और इतनी बातें ग्लोबलाइजेशन की फटाफट से लिख दो। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा कंपोनेंट्स की, ग्लोबलाइजेशन के कंपोनेंट्स की। दो कंपोनेंट्स है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन।
ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट का मतलब क्या होता है? कहते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से वर्ल्ड के अंदर इतनी सारी मार्केट्स है, पर वो मर्ज होके एक कॉमन मार्केट प्लेस बन गया। एक कॉमन मार्केट बन गई। वर्ल्ड में इतनी इतनी मार्केट्स थी, पर ग्लोबलाइजेशन की वजह से सब मार्केट्स हट के एक कॉमन मार्केट प्लेस बन गया। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल क्या है? मैकडी, स्टारबक्स, कोका कोला। भाई मैकडी की इतने फ्रेंचाइजी है, आउटलेट है, चाहे इंडिया में देखो, यूएस में देखो, कनाडा में देखो, कहीं भी देखो। ऐसी स्टारबक्स, ऐसी कोका कोला। सिर्फ आपको पता है पूरे पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ दो ही ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे कोका कोला बैन करी गई है। अदरवाइज कोका कोला एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपके पूरे वर्ल्ड के अंदर हर जगह मिलता है। तो समझ रहे हो कोका कोला ने क्या किया? ग्लोबलाइजेशन किया। और ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट, सारी की सारी मार्केट्स में एक चीज कॉमन रहेगी, क्या? कोका कोला। ठीक है। अब इट डिपेंड्स अपॉन द लोकल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम क्या कर रहे हैं? अपने प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई कर रहे हैं लोकल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग। इसका भी एग्जांपल आपको देती हूँ। अब देखो, मैकडी जो है, मैकडी जो आपका फास्ट फूड रिटेल आउटलेट है, अब वो क्या करता है? वो यूएस की कंट्री के अंदर अपने बीफ वाले बर्गर्स देता है। अब इंडिया में तो गाय माता हमारी पूजनीय है, ऐसे काम तो हम कर ही नहीं सकते। तो इंडिया के मार्केट में उसके प्रोडक्ट सस्टेन नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसने इंडिया के अंदर आलू टिक्की वाला कंसेप्ट यूज किया कि भाई वो आलू की अपनी टिक्की बनाता है। तो बेसिकली वही चीज़ का मतलब है कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट के अंदर लोकल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को डेवलप करते हो। अब दूसरी चीज़ क्या आती है? ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या होता है? आप डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से अपने गुड्स को, सर्विसेज को सोर्स करवाते हो, जिससे दो एडवांटेजेस आपको मिलते हैं। एक तो कॉस्ट का एडवांटेज और दूसरा क्वालिटी का एडवांटेज। कौन कौन सा? कॉस्ट का एंड क्वालिटी का एडवांटेज आपको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी एक अच्छा लैपटॉप बना रहे हो, तो आईबीएम जो होता है अपना थिंक पैड यूएस से लेता है, डिस्प्ले स्क्रीन साउथ कोरिया से लेता है, वायरलेस कार्ड मलेशिया से लेता है। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से आपने अच्छे अच्छे कुछ अपने सिलेक्टिव पार्ट्स लिए और उसको एक जगह पे असेंबल करके अपना एक फाइनल प्रोडक्शन बनाया। तो इसे हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, कि आपने अपनी प्रोडक्शन का ग्लोबलाइजेशन किया। इधर मार्केट्स को ग्लोबलाइज किया था। यहाँ पे जो चीज़ आप बना रहे हो वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर बन रही है। क्यों? इसका बेनिफिट क्या है? एक तो कॉस्ट कमाएगी। मान लो उस चीज़ की वहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, कॉस्ट कमाएगी, अच्छी क्वालिटी आपको मिलेगी। तो ये फायदे हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है। अब देखो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। सीधी सी बात है, बैरियर्स टू ट्रेड। अगर ट्रेड में बैरियर है, मैं इंडिया चाइना की बात कर रही हूँ, अगर इंडिया वाले कहते हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट को हम इंपोर्ट करने नहीं देंगे, बैरियर टू ट्रेड है, तो अगेन आपकी ग्लोबलाइजेशन इन्फ्लुएंस होगी। आप अच्छे से चीज़ों को मार्केट्स में ग्लोबलाइज नहीं कर पाओगे, चीज़ों के साथ ग्लोबलाइजेशन नहीं कर पाओगे अगर आपका बैरियर्स टू ट्रेड है, जैसे इंडिया चाइना का रिलेशन चल रहा है। सेकंड, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अगर आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा है, तब आप अपने प्रोडक्ट को ईजिली ग्लोबलाइज नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, बाहर के देश में बहुत सुंदर सुंदर गाड़ियाँ बनती है, फरारी पॉश बनती है, मैं चाहती हूँ इंडिया में भी घूमे, पर भाई उसके ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट ही इतनी महंगी है कि क्या करे। बाहर के देश में बहुत सुंदर कोई चीज़ें हैं, लग्जरी चीज़ें हैं, पर वो इंडिया में नहीं आ सकती बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो अगेन इट इन्फ्लुएंसेस, इट हैम्पर्स द ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। थर्ड है हमारा एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे अगर हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है, उसने एफडीआई पे क्या लगा दिए? बैरियर्स लगा दिए कि भाई बाहर की कोई भी कंपनी आके इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकती, या फिर इस अमाउंट से ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकती। तो अगेन आपकी ग्लोबलाइजेशन जो है वो इन्फ्लुएंस होगी। फिर लास्ट है हमारा पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिस्क। इसका मतलब क्या है? भाई जिस भी कंट्री के अंदर हम ग्लोबलाइजेशन करना चाहते हैं, अपनी मार्केट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, वहाँ पे इकोनॉमिक रिस्क है। तो मतलब कंट्री जो है वो रिसेशन की ओर जा रही है। कंट्री के अंदर उतना क्या था, डेवलपमेंट नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या है आपका पाकिस्तान। भाई पाकिस्तान में आज की डेट पे क्या कोई भी बंदा पैसे लगाने के लिए इंटरेस्टेड होगा? नहीं, क्योंकि पता है कि कंपनी खुद ही इतनी डेप्थ के अंदर डूबती जा रही है कि वो इकोनॉमिक रिस्क के अंदर है। या फिर वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वहाँ पे पार्टी आए दिन आती है, बदलती है, तो मतलब वहाँ पे लोग भी प्रेफर नहीं करते कि वो अपने पैसे डाले। तो ग्लोबलाइजेशन अगेन इम्पैक्ट होता है, बिकॉज अगर आपकी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिस्क है तो। ठीक है। फिर हमारा सेकंड टॉपिक आता है ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन।
ग्लोबलाइजेशन को कौन प्रमोट कर रहा है, कौन उसको पुश कर रहा है? सबसे पहले टेक्नोलॉजी। विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी आज क्या बहुत ज़्यादा फास्टर रैपिड वे में बढ़ रही है। और टेक्नोलॉजी जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब जाती है तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, बहुत ज़्यादा बेटरमेंट आता है, प्रोडक्शन ईजी हो जाती है। टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो रहा है, अब देखो टेक्नोलॉजी की वजह से मार्केट्स जो है वो डेवलप कर रही है। चीपर टेक्नोलॉजी, फास्टर टेक्नोलॉजी हर जगह पर पहुंच रही है। ट्रेड फ्लॉज, दूसरा क्या हमारा, ट्रेड फ्लॉज। भाई ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। ट्रेड बैरियर्स जो है वो हर कंट्री चाह रही है कि वो कम से कम करे या फिर उनको रिमूव करे, ताकि वर्ल्ड के अंदर ट्रेड बढ़े, वर्ल्ड एक दूसरे के साथ बहुत सारे रिलेशन बनाए, ट्रेड करे एक दूसरे के साथ। फिर है कैपिटल फ्लो। भाई जितना ज़्यादा ट्रेड होगा उतना ज़्यादा ही क्या होगा, कैपिटल का फ्लो होगा, पैसों का फ्लो होगा। अब इंटरनेट की एज के अंदर, मतलब अब इस टाइम का एरा क्या होता है, इंटरनेट का एरा, कि मैं घर बैठे वर्ल्ड वाइड कोई भी चीज़ चेक कर सकती हूँ, देख सकती हूँ। तो अब मैं कैपिटल इंटेंसिव होना चाहती हूँ। बेसिकली कैपिटल जो है बहुत ज़्यादा मोबाइल हो रही है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से मैं किसी भी कंट्री में जाके अपना पैसा लगा सकती हूँ। लास्ट क्या, फैक्टर मोबिलिटी। इसका मतलब क्या है, इंडिविजुअल्स, इंफॉर्मेशन, नॉलेज बहुत ईजिली मोबाइल हो रही है। यही फोर्सेस है मेरे ग्लोबलाइजेशन के। ग्लोबलाइजेशन कौन प्रमोट कर रहा है कि भाई मेरे पास फैक्टर की मोबिलिटी है। मैं इंडिविजुअल्स, लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री शिफ्ट होते हैं, हम दुबई जाते हैं, यूएस जाते हैं, कनाडा जाते हैं, क्यों, फैक्टर की मोबिलिटी है। तो इसकी तरह से क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन, इंफॉर्मेशन, नॉलेज अपनी साथ लेके जाते हैं। जो भी लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं वो अपने साथ अकेले इंडिविजुअल नहीं जाता, अपनी नॉलेज, अपनी इंफॉर्मेशन भी लेके जाते हैं। तभी तो इंडियंस क्या करते हैं, बाहर जाके पढ़ाई करते हैं ताकि बाहर की किसी कंट्री के अंदर वो रेजिडेंट बन जाए, उन्हें सिटीजनशिप मिल जाए वहाँ की कंट्री की। यही चीज़ें हैं, ठीक है। अब आज की क्लास का बेटा मेरा लास्ट टॉपिक है, वाई। अरे भाई इतना सब कुछ बता दें मैम, ग्लोबलाइजेशन की ये सारी एडवांटेजेस है, ग्लोबलाइजेशन इतना ज़्यादा ज़रूरी है, पर क्यों, मोटिव्स क्या है ग्लोबलाइजेशन के? मोटिव्स देखो, मोटिव्स क्या है, कौन कौन से मोटिव्स है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, डिफरेंसेस इन द टैक्स सिस्टम, लेस प्रोटेक्शनिज्म, growth strategies and transaction and of growth strategies of transaction and multinational companies। ठीक है, ये ट्रांजैक्शनल है बेटा, इसको करेक्ट कर लो, थोड़ा सा हो जाता है, कोई बात, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है, डेमोग्राफी एंड कंपटीशन। मैम इतने सारे पॉइंट बता दिए, याद कैसे करेंगे, याद भी बता देते कैसे करेंगे, याद कर लो आप, TED, टेड, ठीक है, टेड, LG का CD, टेड LGCD, ठीक है, टेड LGCD से याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। भाई इतने सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, वो और कंट्रीज के अंदर टेक्नोलॉजी पास ऑन हो रही है। क्यों, क्योंकि हमारी जो कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन है वो डिक्रीज हो रही है। भाई इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पे मेरे को ट्रांसमिट करना है, कम्युनिकेट करना है, तो उसकी जो कॉस्ट मेरे को आ रही है वो बहुत कम आ रही है, बिकॉज विद द एडवेंट ऑफ इंटरनेट, विद द एडवेंट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट की दुनिया के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है, जिसकी वजह से हर कंट्री आज बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट पा रही है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अपनी बहुत जल्दी अडेप्ट कर पा रही है, जिसकी वजह से जो डेड ऑफ डिस्टेंस हम टर्म यूज़ करते थे वो उस पर इम्पैक्ट आ रहा है। डेड ऑफ डिस्टेंस जो हम टर्म यूज़ करते थे उसकी कॉस्ट जो है वो कम हो रही है, ठीक। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कह रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो हमारी मिनिमम इफेक्टिव सेल हुआ करती थी वो बढ़ रही है। भाई मिनिमम इफेक्टिव सेल का मतलब क्या है, मेरे पास प्रोडक्शन की कैपेसिटी है 10,000 यूनिट्स की, मैं उसमें से 10,000 यूनिट्स बना रही हूँ, बट मेरी बिक पा रही है 8,000। तो मिनिमम इफेक्टिव स्केल कितना हो रहा है मेरा, 8,000 का, बट ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो एक्सेस मैं बना सकती हूँ 2,000, वो आगे जाके मेरा दूसरी कंट्रीज में बिक जाएगा। तो जो डोमेस्टिक मार्केट है अब वो बहुत छोटी पड़ रही है, क्यों, क्योंकि मेरे पास ग्लोबलाइजेशन का ऑप्शन आ गया, जिसकी वजह से मैं इंटरनेशनल मार्केट्स को टैप कर सकती हूँ, अपना सरप्लस प्रोडक्शन मैं वहाँ जाके बेच सकती हूँ, तो दैट इज मुझे इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा। पहले मेरे पास कैपेसिटी थी कि मैं 10,000 यूनिट्स बना सकती थी, पर मैं उतनी बना नहीं रही, बिकॉज मुझे पता है कि डोमेस्टिक मार्केट के अंदर उतनी मेरी यूज़ ही नहीं होगी, यूटिलाइज ही नहीं होगी। पर अब मेरे पास कैपेसिटी है तो मैं पूरी की पूरी बनाऊंगी, क्योंकि अब मैं क्या कर रही हूँ, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्यों, क्योंकि मेरे पास एडवांटेज है किसका, ग्लोबलाइजेशन का। दोनों पॉइंट्स क्लियर। उसके बाद
डिफरेंसेस इन द टैक्स सिस्टम। कह रहे हैं डिफरेंसेस इन द टैक्स सिस्टम का मतलब क्या है? हाँ भाई, अपनी अपनी कंट्री की अपनी अपनी गवर्नमेंट, अपनी अपनी गवर्नमेंट के अपने अपने टैक्स रूल्स। गवर्नमेंट जिनको अपनी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करवाना है, ऐसी कंट्रीज जिनको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अपनी कंट्री के अंदर बुलाना है, बाहर के लोगों को बुलाना है कि आओ भाई हमारी कंट्री के अंदर पैसा लगाओ, तो वो क्या करेगी? अपने टैक्स सिस्टम को एडजस्ट करेगी, चेंज करेगी, जिसका बेनिफिट मिलेगा फ्रॉम लोअर लेबर कॉस्ट एंड फेवरेबल प्रोडक्शन फैक्टर्स। जिसके क्या बेनिफिट है भाई? सीधी सी बात है, मैं आज एक इन्वेस्टर हूँ, मैं सामने वाली कंट्री के अंदर पैसा लगाऊंगी, क्यों लगाऊं? ताकि मुझे दिखे कि मुझे कुछ बेनिफिट मिल रहा है। मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? मुझे उस कंट्री के अंदर जो लेबर कॉस्ट है वो कम पे करनी पड़ेगी, बिकॉज अंडर डेवलप कंट्री है, कंट्री के अंदर लेबर की जो कॉस्ट होगी वो कम होगी, और प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स है वो फेवरेबल होंगे। गवर्नमेंट खुद चाहेगी कि भाई आओ अपनी फैक्ट्री यहाँ पे सेटअप करो। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि हम उन कंट्रीज के अंदर एफडीआई करें। ठीक है, तो देखो ये बोथ वेज चलता है। डिफरेंसेस इन द टैक्स सिस्टम का मतलब क्या है? ये मेरी गवर्नमेंट है और ये मैं एज अ इंडिविजुअल जिसके पास खूब सारा पैसा है, खूब सारा पैसा है इस इंडिविजुअल के पास। अब ये इंडिविजुअल इस कंट्री के अंदर पैसा क्यों लगाएगा? जब इसकी जो पॉलिसीज वगैरह होंगी इस कंट्री की वो फेवरेबल होगी, चीप वे में इसको लेबर मिल जाएगी, और प्रोडक्शन में ऐसी पॉलिसीज होगी जो कि उसके प्रोडक्शन में हेल्प करे। अब गवर्नमेंट क्यों चाहती है इंडिविजुअल यहाँ पे लगाए? क्योंकि इसके पास बहुत सारा पैसा है। गवर्नमेंट जो है कैपिटल इनफ्लो को अट्रैक्ट करवाना चाहती है, इनफ्लो लाना चाहती है अपनी कंट्री के अंदर उसकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो बहुत वेज ये चलता है। उसके बाद लेस प्रोटेक्शनिज्म। इसका मतलब क्या है भाई? देखो ग्लोबलाइजेशन की वजह से पहले ना इम्पोर्ट टैरिफ लगते थे। इसका मतलब क्या है? कोई भी कंट्री का सामान अगर मैं अपनी इंडिया में लेकर आ रही हूँ या किसी भी देश में लेकर आ रही हूँ, कुछ भी इम्पोर्ट कर रही हूँ, तो उसके ऊपर मेरे को टैरिफ देना पड़ता था। एक तरीका का क्या है? टैक्स है कि भाई कुछ भी लेकर आ रहे हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। वो टैक्स जो है अब बहुत ज्यादा कम हो गया है। और राइज क्या हुआ है? राइज हुआ है इन द नॉन टैरिफ बैरियर। गवर्नमेंट प्रमोट करते कि भाई हम ड्यूटी फ्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। इसका मतलब क्या है? चाहे सामान बाहर जाए चाहे सामान अंदर आए, हम उस पर कोई भी अपने टैक्सेस चार्जेस नहीं लगाएंगे। क्यों? ताकि हम ट्रेड को प्रमोट करें, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करें। तो ये किसकी वजह से हुआ? ग्लोबलाइजेशन का ये मोटिव ये भी था कि हमको लेस प्रोटेक्शनिज्म हो रही है। नेक्स्ट, ग्रोथ स्ट्रैटेजीज ऑफ ट्रांजैक्शनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज। जो ट्रांजैक्शनल कंपनीज होती है या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, ये कौन सी कंपनीज हुई मैम? ये वो कंपनीज है जो कि एक कंट्री के अंदर नहीं, बहुत सारी कंट्री के अंदर अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करती है। बेसिकली एक तरीके से आप कह सकते हो ब्रांड्स है, जो ब्रांड्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं ग्लोबल, जैसे कि एडिडास, प्यूमा, बाहर की कंपनीज है, बट यहाँ पे अपना ब्रांड बनाना चाहती है, शनैल। तो वो अपने आप को एक्सपैंड करना चाहती है ताकि उनका रिवेन्यू बढ़े, उनका प्रॉफिट बढ़े। तो उसके लिए बता रहे हैं कि वो बहुत अच्छा तरीका है, ग्रो कर सकते हैं वो ऐसी कंपनी जो कि ट्रांजैक्शनल है, मल्टीनेशनल है, जो कि एक्सपैंड करना चाहती है, जो कि एक नहीं बहुत सारी कंट्रीज के अंदर अपने आउटलेट्स, अपने ब्रांड का रिकग्निशन दिलवाना चाहती है। ठीक है, फिर आता है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब क्या है? देखो भाई, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, हर कंट्री के अंदर बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है। अब बहुत बड़ी अगर पॉपुलेशन है, इसका मतलब है कंपनी में काम करने वाले कंट्री में काम करने वाले लोग ज़्यादा है। भाई देखो ना, इंडिया के पास सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन है। इसका मतलब क्या है? इंडिया में काम करने वाले लोग ज़्यादा है। इसका मतलब इंडिया क्या है? लेबर एबंडेंट कंट्री है, जहाँ पे लेबर ज़्यादा है। इसका मतलब इंडिया पे कैपिटल की कमी होगी। भाई कंट्री दो तरीके से होती है, या तो लेबर अबेंडेंट या फिर कैपिटल अबेंडेंट। पढ़ा था ना पहले, लेबर इंटेंसिव कंट्रीज, कैपिटल इंटेंसिव कंट्रीज। तो इंडिया क्या है? लेबर अबेंडेंट। यहाँ पे क्या होगा? लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि लेबर जो है वो चीप प्राइजेस पे, कम कॉस्ट पे हमें मिल जाती है। लास्ट क्या है? कंपटीशन। कह रहे हैं आप इंटरफर्म कंपटीशन लेकर आओगे जब आप ग्लोबली जाओगे। ग्लोबली आपका इंटरफर्म कंपटीशन बढ़ता है, और जो प्लेयर्स है जो कि मार्केट के अंदर बैठे हैं वो फोर्स होते हैं और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। भाई आप अगर किसी भी कंट्री के अंदर जा रहे हो तो अगेन उसके तो डोमेस्टिक जो वहाँ के लोग बैठे हुए हैं, इंडस्ट्रीज बैठी हुई है, उसको आप हैम्पर करोगे, उसको सीधा टारगेट करोगे। तो अगर उनको कंपटीशन में सस्टेन करना है, उन्हें रहना भी है, सर्वाइव भी करना है, तब उनको वो कंपटीशन में प्ले करना पड़ेगा और इनोवेटिव चीज़ें लेकर आनी पड़ेगी लेस कॉस्ट के ऊपर। तो ग्लोबलाइजेशन का एक सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या होता है? मोनोपोली टूटती है। क्या होता है?
मोनोपोली टूटती है। एक ऐसा पर्सन जो कि इंडस्ट्री पे बहुत सालों से रूल कर रहा था, बाहर की कंपनी आई, पैसा लगाया, उससे बड़ी एक इंडस्ट्री खड़ी कर दी और उसकी मोनोपोली वहाँ पर टूट जाएगी। बिकॉज अगर उसको मार्केट में सस्टेन करना है तो उसको सबसे पहले तो अपने प्राइजेस को कम करना पड़ेगा, उसको रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ अपने प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशन एंड एडवांसमेंट लेकर आनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना पड़ेगा ताकि वो मार्केट में सस्टेन करे और अपने कॉम्पिटिटर के साथ चले। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या क्या होते हैं? सबसे पहला बेनिफिट क्या है? कॉम्पिटिटिव मार्केट्स आपकी क्रिएट होती है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, बिकॉज लोग जो है कंपटीशन के अंदर आते हैं, इंडस्ट्रीज कंपटीशन में आती है, जिसकी वजह से जो मोनोपोली है वो रिड्यूस होती है। एक पर्सन जो कि मार्केट में रूल करके बैठा था, अगर दूसरी फर्म आती है और सेम सामान, सेम प्रोडक्ट सर्विसेज चीपर प्राइस पे देती है तो मोनोपोली खत्म होती है। इट कंपेल्स द अदर फर्म टू रिड्यूस देयर कॉस्ट, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए उन्हें एनकरेज करती है, उन्हें कंपेल करती है, फोर्स करती है। किसकी वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट क्या है? आइडियाज का, स्किल्स का, टेक्नोलॉजीज का, नॉलेज का, फैक्टर्स की मोबिलिटी का क्या होता है? शेयरिंग होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है। इम्प्रूव्ड गवर्नेंस एंड बेटर बेटर लेबर प्रोटेक्शन, लेबर प्रोटेक्शन अच्छा होता है और गवर्नेंस इंप्रूव होती है। भाई जिस भी कंट्री को अपनी कंट्री के अंदर FDI चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए, चाहती है कि हमारी कंट्री के अंदर बाहर की कंट्रीज आए, बाहर के ब्रांड्स आए, अपनी आउटलेट्स बिल्डअप करे, तो अपना गवर्नेंस वो स्ट्रॉन्ग करती है, फेवरेबल पॉलिसीज बनाती है, लेबर प्रोटेक्शन के बारे में बताती है। जिससे क्या होता है? लेबर प्रोटेक्शन होती है, सबको एम्प्लॉयमेंट मिलती है तो पॉवर्टी रिड्यूस होती है, सामान लेस प्राइस पे, लेस कॉस्ट पे मिलता है तो क्या होता है? इनकम ज़्यादा बचती है, पॉवर्टी कम होती है, हायर पर कैपिटा इनकम होती है। भाई पहले एवरेज पर्सन जो था 1,000 रुपये बचा लिया करता था, अब वो 1,500 रुपये बचा लिया करता है, तो आपकी पर कैपिटा जो है इनकम अब ज़्यादा सेव होती है। पहले एक पर्सन सिर्फ एवरेज 10,000 कमाता था, अब वो 12,500 एवरेज पर्सन कमा रहा है, तो आपकी हायर पर कैपिटा इनकम हो रही है। अचीव्स द फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपकी कंट्री को अच्छी तरीके से क्या मिलता है? एक रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ मिलती है। पर एडवांटेजेस के साथ साथ, बेनिफिट्स के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी है ग्लोबलाइजेशन के। क्या डिसएडवांटेज है? डाउनवर्ड प्रेशर ऑन वेजेस ऑफ अनस्किल्ड वर्कर। इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनो। क्या जरूरी है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से सिर्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ही क्रिएट होती है? हाँ मैम, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो होती है क्रिएट, बट उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? जो अनस्किल्ड वर्कर्स है उनके वेज पे डाउनवर्ड प्रेशर आता है। डाउनवर्ड प्रेशर का मतलब क्या है? अनस्किल्ड वर्कर्स फोर्स्ड हो जाते हैं कि लेस वेज रेट्स पे उनको काम करना पड़ता है। इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन होता है। क्यों? बाहर की कंपनी आएगी, हमारी कंट्री के अंदर हमारी कंट्री के रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करेगी, तो हमारा इन्वायरमेंट जो है वो डिग्रेड होता है। इट हैज़ इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इनकम इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? इनकम के अंदर डिस्पैरिटीज आती है। अब आपको पता है इनकम इनइक्वालिटी कैसे होएगी? रिच गेटिंग रिचर, पुअर गेटिंग मोर पुअरर। क्यों? जब हमारा ट्रेड होता है अंडर डेवलप्ड, जब हमारा ट्रेड होता है अंडर डेवलप्ड एंड डेवलप्ड कंट्री के बीच में। कैसे? भाई डेवलप्ड कंट्री जो है यहाँ से अंडर डेवलप के अंदर क्या जाएगी? अपने गुड्स वगैरह को बनाएगी, फिर अपनी कंट्री के अंदर ले आएगी। अंडर डेवलप क्या करती है? डेवलप कंट्री के गुड्स जो है हायर प्राइजेस पे नहीं खरीद पाती है। डेवलप कंट्री जो है अंडर डेवलप कंट्री के गुड्स जो है लोअर प्राइजेस पे आराम से खरीद लेती है। क्यों? बिकॉज जो करेंसीज के अंदर वो ट्रांजैक्शन करते हैं, वो करेंसीज जो है वो डिफरेंट होती है, करेंसीज की जो डिनोमिनेशन वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल, अब इंडिया और मैं यूएस की बात करती हूँ। यूएस में डॉलर चलता है, इंडिया में रुपीस चलता है, और अप्रॉक्सीमेटली $1 का प्राइस अभी 85 रुपीज़ है, विच मीन्स I have to spend 85 rupees to get $1 thing from US. And similarly, मेरी एक चीज़ के लिए बहुत ही कम लोअर अमाउंट यूएस वालों को खर्च करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इनकम इनइक्वालिटी आती है। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन करेंसी एंड एनॉर्मस लेवल ऑफ डेब्ट। वही चीज़ है कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ से सामान तो ले लिया जाता है, पर अगर उनको सामान कुछ खरीदना है डेवलप कंट्री से तो उनको ज़्यादा पे करना पड़ता है, ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, तो जिसकी वजह से क्या आता है? उनके डेब्ट लेवल जो है वो बढ़ जाते हैं।
एक फैक्टर क्या है, जॉब लॉसेस इन इंडस्ट्रीज। जॉब लॉसेस इन इंडस्ट्रीज का मतलब क्या है, भाई मैं इंडिया में रहती हूँ, इंडिया में क्या थी, एक खूब अच्छी खासी फैक्ट्री बनी हुई थी, ठीक है, खूब अच्छी खासी फैक्ट्री बनी थी, बहुत सारे लेबर्स वहाँ पे एम्प्लॉयड थे। बाहर की एक बाहर की कंट्री का एक ब्रांड आया, बाहर की कंट्री का एक बड़ा सा ब्रांड आया, उसने बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाई अपनी, ठीक है, अपने ही पर्सन, अपने ही लोग यहाँ पे लेकर आया, और क्या किया बताओ, अपने लोग लाया और अपना सामान बेचना लग गया, ठीक है, अपने गुड्स को वो सेल करने लग गया। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको मैं आपको एग्जाम्पल से लिंक करके देती हूँ। इंडियन मार्केट के अंदर बहुत सारे डिजिटल गैजेट्स बन रहे थे, बाहर से चाइना आया, चाइना ने इंडिया के अंदर क्या कर दिया, डंप फेंक दिया, किसका, गैजेट्स का, बहुत ही सस्ते चीप प्राइजेस के ऊपर डंप फेंक दिया, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट्स तब चल ही नहीं पा रही। इंडियन मार्केट्स के अंदर जो इंडस्ट्रीज थी उसको हैवी लॉसेस होने लगे, बिकॉज उसका सामान कोई या खरीद नहीं रहा। तो उसने क्या किया, सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट से हटा दिया, अपने खर्चे को कर्टेल करने के लिए, अपनी कॉस्ट को कर्टेल करने के लिए, जिसकी वजह से जॉब लॉसेस हो गई इंडस्ट्रीज के अंदर। क्यों हुआ, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, कि बाहर के ब्रांड ने अपना सामान इंडिया में डंप किया, सस्ते प्राइजेस पे बेचा, इंडियन मार्केट उस प्राइस पे compete नहीं कर पा रही थी, तो वहाँ की इंडस्ट्रीज में जॉब लॉसेस होनी लग गई, ठीक है, दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। अब क्या बात करेंगे, अब बेटा हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, या फिर फीचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के क्या करेक्टरिस्टिक्स है और ग्लोबलाइजेशन के क्या फीचर्स है। ग्लोबलाइजेशन सबसे पहले क्या चीज़ कहता है, सबसे पहले कहता है बेटा आपको फ्री ट्रेड। सबसे पहले क्या कहेगा मुझे, फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड का मतलब क्या है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड जो है बहुत आसानी से होता है, जो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होती है अब वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो जीडीपी है, जीडीपी का मतलब क्या हुआ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक कंट्री की जो जीडीपी है वो इंक्रीज होती है। भाई फ्री ट्रेड हो रहा है, ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रही है, कंट्री ज़्यादा ट्रेड कर पा रही है, तो जीडीपी ऑटोमेटिकली कंपनी की बढ़ेगी, ठीक है। फ्री ट्रेड कब हो सकता है, जब गवर्नमेंट की बहुत ही नेग्लिजिबल या फिर जीरो इंटरवेंशन हो। सेकंड, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, लिबरलाइजेशन का सिंपल सा मतलब है, क्या मतलब है, अननेसेसरी जो कंट्रोल है या फिर जो रिस्ट्रिक्शंस है उसको रिमूव करना, कंट्रोल या फिर रिस्ट्रिक्शंस को हटाना, जो अननेसेसरी मैंने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे अपनी इंडस्ट्रीज के ऊपर, उन सबको लिबराइज करना, सबको खोल देना, ट्रेड को, कॉमर्स को, सबको खोल देना, ताकि वो अब्रॉड जाए, ताकि वो अपने आप को डाइवर्सिफाई करे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आप कैपिटल का, गुड्स का, सर्विसेज का, टेक्नोलॉजीज का फ्री एक्सचेंज करो एक दूसरे के साथ, लिबरलाइज हो जाओ आप, आपके ऊपर से रिस्ट्रिक्शन हटा दी जाएगी। कनेक्टिविटी, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो कंट्रीज है वो कनेक्टेड फील कर रही है, कंट्रीज प्लेसेस क्या हो रही है, कनेक्टेड फील कर रही है, अपने बॉन्ड्स को, रिलेशंस को शेयर कर रहे हैं, वो समझ रहे हो, एग्रीमेंट्स बन रहे हैं, एक नेशनैलिटीज आ रही है, बॉन्ड्स, रिलेशन, आपका कल्चर, नॉलेज, टेक्नोलॉजी, सब चीज़ें शेयर हो रही है, एक्सचेंज हो रही है। फिर इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, ग्लोबलाइजेशन का फीचर क्या है, कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बढ़ रही है, नेशंस के बीच में इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बढ़ रही है, जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर। भाई कहने का क्या मतलब है, मेरा सामान सामने वाली कंट्री, मेरी कंट्री का जो सरप्लस था मैं बाहर वाली कंट्री में भेज रही हूँ, बाहर वाली कंट्री का जो सरप्लस है मेरी कंट्री में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जिस भी चीज़ में मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से बना सकती हूँ, प्रोडक्शन कर सकती हूँ, उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन आ रही है, कंट्री की अर्थव्यवस्था विच इज इकोनॉमिक्स सुधर रही है। कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ट्रांसमिशन हो रहा है, किस किस चीज़ का ट्रांसमिशन हो रहा है मैम, आइडियाज़ का, वैल्यूज़ का, नॉलेज का, थॉट्स का, इंटरनेट की वजह से जो कम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन का, आइडियाज़ का, वो बहुत ज़्यादा ईजिली तरीके से हो रहा है, कल्चर्स का हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरी कल्चरल ग्लोबलाइजेशन होती है, लोग क्या हो रहे हैं, क्रॉस कल्चरल चीज़ें खरीद रहे हैं, क्रॉस कल्चरल इम्पैक्ट्स। भाई इंडिया में कैसे पता था कि भाई स्कर्ट टॉप नाम की भी चीज़ थी, जब तक वेस्टर्न कल्चर गा नहीं आया। इंडिया में कैसे पता कि गाउन्स मिडी नाम की चीज़ है, जब तक वेस्टर्न कल्चर नहीं आया। तो कैसे हुआ, ग्लोबलाइजेशन की वजह से कल्चरल ग्लोबलाइजेशन आई, कल्चर में डिफरेंस आया। फिर आती है हमारी पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब क्या है, आपके
जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें ग्रोथ आएगी, उसमें प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपके पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। ठीक है, क्लियर है। पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है, आपकी पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल जो पार्टी चल रही है वो अच्छे रूल्स लेती है, अच्छे प्रोविजंस, अच्छी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से वो ग्रो करती है। ठीक है, चलो इसका और मतलब क्या है, आपको पता है आज ड्यूअल सिटीजनशिप का जो ट्रेंड है वो इमर्ज करता है। और वो कैसे, कहते हैं कि आप हमारी कंट्री की भी सिटीजन हो और बाहर की कंट्री की भी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं कि एक पर्सन है जो कि इंडिया का रेजिडेंट है, इंडिया का रेजिडेंट है तो बाय डिफॉल्ट वो इंडिया में रहा करता था, इंडिया में पैदा हुआ, अब वो बाहर चला गया, बाहर जाके उसने अपनी एक फैमिली सेटल कर ली, एक लेडी ने एक बेबी को बर्थ दिया, तो जब वो बर्थ देगी तो वहाँ की उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो एक पर्सन के पास ड्यूअल सिटीजनशिप होगी, एक इंडिया की भी और एक बाहर की कंट्री की, लेट सपोज लंदन की। तो पॉलिटिकल सिस्टम ऐसे थे कि उन्होंने पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया, जिसकी वजह से वो ग्रो कर रहे हैं, नई नई चीज़ें लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, प्रोडक्शन में एडवांटेज मिलती है। भाई देखो, ग्लोबलाइजेशन की वजह से मेरा जितना भी सरप्लस था, मैं बाहर की मार्केट्स में उसको सेल कर सकती हूँ। मैं अब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करूंगी, मैं अब अंडर प्रोडक्शन नहीं करूंगी, जितना मैं प्रोड्यूस कर सकती थी उतना पूरा पूरा मैं प्रोड्यूस करूंगी ग्लोबलाइजेशन की वजह से। जो भी मैंने प्लांट सेटअप किया है, वो प्लांट की जो भी कैपेसिटी थी, अब मैं पूरा पूरा उसको प्रोड्यूस करूंगी। ठीक है, दूसरी चीज, भाई सीधी सी बात है, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड होती है, लेबर जो है चीपर प्राइजेस पे मिल जाती है, तो उन कंट्रीज पे कंपिटिटिव एडवांटेज है, तो उन कंट्रीज को बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन की वजह से लर्निंग आती है, लोगों के पास एबंडेंट नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल्स वगैरह आती है। ठीक है, मान लो लोग, एक बाहर का ब्रांड था, उसने जो जो फेलियर्स महसूस करे, जो जो लर्निंग्स उसकी थी, वो जब हमारे कंट्री के अंदर आएगा उसकी लर्निंग्स भी साथ लेकर आएगा कि उसने कैसे अपने आप को फ्लरिश किया। और ग्लोबलाइजेशन की वजह से अपॉर्चुनिटी मिलती है डेवलप्ड नेशन और डेवलपिंग नेशन के बीच में। डेवलप्ड नेशन जो है अपनी स्किल्स, नॉलेज लेकर कहाँ जाएगा, डेवलपिंग नेशन के पास। डेवलपिंग नेशन गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी, जो कि अगेन डेवलप्ड नेशन ले जाएगा। तो डेवलप्ड नेशन ने क्या दिया, अपनी नॉलेज, स्किल्स, जिसके भी यहाँ पे डेवलपिंग ने बनाया। तो ग्लोबलाइजेशन का ये भी एडवांटेज है कि आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो अभी तक हमने तीन चीजें कंप्लीट कर ली, बेनिफिट्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है और करेक्टरिस्टिक्स क्या है। लास्ट हमारा क्या है इसके अंदर, इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। भाई ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट क्या है, सबसे पहला इम्पैक्ट आता है आपका ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर। सबसे पहला इम्पैक्ट का है मेरा ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर। भाई ग्लोबलाइजेशन की वजह से जितनी भी हमारी नेशनल मार्केट्स थी, अब वो एक ह्यूज मार्केट प्लेस बन गया है। क्या बन गया है, चलो लिखते हैं, क्या बन गया है, वन ह्यूज मार्केट प्लेस। बहुत सारी मार्केट्स जो है अब मिलके एक बड़ा मार्केट प्लेस मिल बन गया है, जहाँ पे सारी चीजें मिलती है। यहाँ पे जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड बैरियर्स थे, जो बैरियर्स थे ट्रेड के, जो बैरियर्स थे ट्रेड के, वो रिमूव हो गए हैं। ट्रेड बैरियर्स जो है वो रिमूव हो गए हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है, सारी छोटी छोटी मार्केट्स मिलकर एक बड़ा मार्केट प्लेस मिल गया है, जहाँ पे बैरियर्स टू ट्रेड थे वो हट चुके हैं। सेकंड, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है, जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये फेवर करते हैं कंट्रीज को, नेशंस को फेवर करते हैं कि भाई आप अपना ट्रेड की प्रैक्टिसेस को बढ़ाओ। तो उन ट्रेड की प्रैक्टिसेस को बढ़ाने के लिए एक अलग से इंस्टीट्यूशन से सेटअप कर दिए गए हैं। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल इफेक्ट। टेक्नोलॉजिकल इफेक्ट का मतलब क्या है कि भाई जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आती है, एडवांसमेंट आती है, जैसे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में, टेलीफोन्स की इंडस्ट्री में, वायरलेस टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री में, आप कह सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंडस्ट्री के अंदर, जैसे जैसे एडवांसमेंट आती है, तो वो सारी एडवांसमेंट जो है अलग अलग नेशंस पे भी पास ऑन होती रहती है। अब यूएस में एआई आया, वो धीरे धीरे और नेशंस में भी स्प्रेड होने लग जाएगा। तो एक देश के टेक्नोलॉजी का इफेक्ट क्या है कि वो और देश में बहुत स्मूथ तरीके से स्प्रेड होने लग जाती है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किसकी वजह से आया, ग्लोबलाइजेशन की वजह से आया। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया। हॉवेवर हमें रेगुलेट करना चाहिए अपनी, भाई मेरी बनाई हुई चीज़ को,
कोई और यूज़ कर रहा है, पर कोई बात नहीं, कर लेने दो। मैं उस पे क्या करा दूंगी, अपना पेटेंट, मैं उस पे क्या करा दूंगी, अपने ट्रेडमार्क्स। तो बस ये चीज़ है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंट्रीज जो है उनको अपने लॉज को, एग्जिस्टिंग लॉज को रिवाइज करना पड़ गया, बिकॉज अब उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो हर बंदा यूज़ करेगा, वो ईजिली कंट्रीज के अंदर पास ऑन होगी, तो अब वो उस चीज़ को पेटेंट या ट्रेडमार्क करवाएगा। ठीक। कॉरपोरेशन चेंजेस, कॉरपोरेशन चेंजेस का मतलब क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनीज का इंट्रोडक्शन हुआ, बहुत स्पीडली मैनर में, रैपिडली मैनर में वो इंक्रीज होनी स्टार्ट हो गई। अब जो एमएनसी होती है वो ऐसी कंपनीज होती है जो कि अपने आप को एक्सपैंड करती है डिफरेंट डिफरेंट नेशंस में, कंट्रीज के अंदर। ठीक। कल्चरल चेंजेस आए ग्लोबलाइजेशन की वजह से, कि बेसिकली इसका मतलब क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स। इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स का मतलब क्या है, यहाँ की चीज़ वहाँ और वहाँ की चीज़ यहाँ, कल्चर्स के अंदर मिक्सिंग आने लग गई। अब इंडिया में देख लो, हर तरीके के लोग रहते हैं, हर तरीके के कपड़े पहनते हैं, हर तरीके का कल्चर आपको देखने को मिलता है। कैसे आया, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। बाहर का फॉरेन का सामान जब इंडिया में आया अलग अलग तरीकों से, तो कल्चर में भी चेंजेस आने लग गए। ठीक है। तो ये सब किसकी वजह से हुआ, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, टेलीकॉम की वजह से, टूरिज्म की वजह से। भाई लोग आते हैं, अपना रहन सहन देखते हैं, अलग अलग चीज़ें पहनते हैं, वो सारी चीज़ें हमारा ही मन करता है कि हम पहने। उसके बाद क्या है, एम्प्लॉयमेंट। भाई ग्लोबलाइजेशन की वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है। भाई डोमेस्टिक मार्केट्स के अंदर बूस्ट अप आता है, लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए, अगेन जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारी क्रिएट होती है। फिर उसके बाद इफेक्ट ऑन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। भाई ग्लोबलाइजेशन की वजह से चीपर सामान हमें मिलता है, अच्छा सामान हमें मिलता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से ऑल टुगेदर जो पॉवर्टी लेवल है वो डिक्रीज करता है, पॉवर्टी जो है वो डिक्रीज करता है। ठीक है। देखो, अब क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जो है ग्लोबलाइजेशन की वजह से एफडीआई आ रही है, बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। इंडिया में अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स इंडिया का जो पॉवर्टी रेट है वो कम हो जाएगा, गरीबी का जो रेट है वो कम हो जाएगा। अब जैसे कि कंट्रीज लगा लो, साउथ अफ्रीका की जो कंट्रीज है, जैम्बिया, कोलंबिया, ठीक है, इनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है लोगों का। क्यों, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। लोग इनके रहन सहन को, ट्राइब्स के जैसे कपड़े होते हैं उसको देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, टूरिज्म कर रहे हैं, तो वहाँ के चीज़ों को परचेज कर रहे हैं, अपना सामान वहाँ बेच रहे हैं। तो अगेन ग्लोबलाइजेशन की वजह से चीज़ों में बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई, क्या इतनी बातें क्लियर हो गई? अब बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है विच इज ग्लोबलाइजेशन। ऑलरेडी एक्सप्लेन करके आ चुकी हूँ आपको ग्लोबलाइजेशन क्या है। मैम ग्लोबलाइजेशन और लोकलाइजेशन का मिक्सचर है जिसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अब ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, जितने भी आपके लोकल बिजनेसेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो डेवलप करते हैं इकोनॉमिक एंड कल्चरल रिलेशनशिप्स। सिंपल सा कहने का मतलब क्या है, मैकडी पहले बीफ बर्गर बेची थी यूएस के अंदर, इंडिया में उसका बीफ बर्गर चलेगा नहीं, इंडिया में अपनी मार्केट बनानी है, तो अब वो आलू टिक्की बर्गर का कंसेप्ट लेकर आई इंडिया के अंदर। तो बेसिकली अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को चेंज करना, उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स, मॉडिफिकेशंस, ऑल्ट्रेशंस लेकर आना, ताकि वो लोकल कंज्यूमर की डिमांड्स को मीटअप कर पाए, प्लस लोकल लॉज एंड प्रैक्टिसेस को भी वो फुलफिल करे। जैसे कि कार का स्टीयरिंग, आपको पता है, आप इंडिया में रहते हो, कार का स्टीयरिंग क्या होता है, गाड़ी के हमेशा राइट हैंड साइड पे होता है, और वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर और डिफरेंट कंट्रीज के अंदर गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। तो वहां पे नहीं था, इंडिया में लॉज ऐसे हैं, प्रैक्टिस ऐसी है कि गाड़ी का स्टीयरिंग राइट हैंड साइड पे होना चाहिए। तो बेसिकली आपने अपने प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस करे, ताकि दो चीजें हो, लोकल कस्टमर की डिमांड सेटिस्फाई हो, दूसरी चीज जो उस लोकल कंट्री है, लोकल कंट्री का यहाँ पे मतलब क्या है, ऐसी कंट्री जहाँ पे अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हो। लोकल का ये मत मतलब समझ कि जिसका ब्रांड है उस कंट्री नहीं, लोकल का मतलब ये है कि जहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, आपकी डेस्टिनेशन कंट्री, वहाँ के कस्टमर की नीड्स पूरी होनी चाहिए, वहाँ के लॉज और प्रैक्टिसेस फुलफिल होने चाहिए। तो उन दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के जो ऑल्ट्रेशंस आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस में करते हो उसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। क्या क्लियर हो गया? क्या ये बात क्लियर होगी? सीधी सी बात, लोकल कंट्री, लोकल मतलब ऐसी कंट्री जहाँ पे आप, डेस्टिनेशन कंट्री जहाँ पे आप अपना गुड्स सर्विस बेचना चाहते हो, वहाँ के कस्टमर्स की नीड पूरी करना, वहाँ के लॉज और प्रैक्टिसेस, जो लॉज और प्रैक्टिसेस हैं उनको फुलफिल करना। दोनों काम फुलफिल करने के लिए जो अमेंडमेंट्स अपने प्रोडक्ट सर्विस में कर रहे हो उसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। प्रोडक्ट और सर्विस जो प्रोड्यूस होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ग्लोबली, बट
जो भी आप अपने घर में प्रोडक्ट बना रहे हो उसे हर जगह विश्व के हर कोने में पहुंचाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको एडजस्ट करना ताकि वो लोकल मार्केट विच मीन्स योर डेस्टिनेशन मार्केट के यूजर को लिए यूजर के लिए अकोमोडेट करे, यूजर के लिए वो बेनिफिशियल हो, उसकी नीड्स वांट्स को सेटिस्फाई करे, इस तरीके से उसको एडजस्ट करना ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। क्लियर? क्या इतनी सी बात क्लियर है? ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन को मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि क्या हुआ ग्लोबलाइजेशन प्लस लोकलाइजेशन। चलो एक ना एग्जाम्पल के लिए एक और स्टोरी बताती हूँ जो कि आपकी बुक के अंदर मेंशन है ग्लोबलाइजेशन में। इसके अंदर बेटा आपको एग्जाम्पल दे रखा है एमटीवी चैनल का। आपको पता है एमटीवी चैनल किसका है? अरे मैम कौन नहीं जानता, म्यूजिक का चैनल है। यस, तो बेसिकली ध्यान से सुनो इसकी स्टोरी में क्या हुआ था। एमटीवी की स्टोरी के अंदर कहते हैं कि बहुत अच्छा पॉपुलर म्यूजिक का चैनल था, बट अमेरिका के अंदर जब इसको पहली बार जब यूके के अंदर इसको पहली बार मतलब लॉन्च किया गया, जब इस चैनल को लेकर आए, तो क्या हुआ कि यूके के लोग ना इसको एंजॉय नहीं करते थे। अमेरिका के लोग करते थे, यूनाइटेड किंगडम के लोग उसको एंजॉय नहीं करते थे, वो वहां पे जाके फ्लॉप हो गया। तो उस पॉइंट पे उसने क्या किया, वहां के जो यूके के लोकल सिंगर्स थे ना उसके गाने वहां पे चलाना स्टार्ट कर दिया इसने अपने चैनल के ऊपर। और फिर इसका जो चैनल था वो बहुत ज्यादा क्या होता है कि प्रचलित हो गया, बहुत ज्यादा फेम में आ गया, बहुत ज्यादा वर्ड्स में आ गया लोगों के। ठीक है, तो उसने जब अपना टेलीकास्ट करने लग गया लोकल म्यूजिक तो उसको बहुत ज्यादा एक तरीके से हिट मिल गया, पुश मिल गया, तो वो चैनल जो है वो ग्रो करने लग गया। तो उसने सेम स्ट्रैटेजीज अलग अलग कंट्रीज के अंदर लगाई। तो बेसिकली एक चैनल को पॉपुलर होने के लिए उसने यूएस के अंदर बड़े बड़े सिंगर्स के गाने लगाए, उसका चल गया, बट यूके में नहीं चला। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, लोकल सिंगर्स के जो गाने हैं उसके ऊपर लगाने स्टार्ट कर दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपने प्रोडक्ट और सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट जो आप ग्लोबली करोगे उसको एडजस्ट करना ताकि वो लोकल मार्केट विच इज लोकल मार्केट का यहाँ पे मतलब क्या यूके की मार्केट को पकड़ पाए, उसके यूजर्स के लिए बेनिफिशियल हो, यूजफुल हो, एडवांटेजेस हो, इसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा टॉपिक क्लियर। उसके बाद एक टॉपिक आता है बेटा आपका इंटरनेशनल बिजनेस। अब इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब क्या हुआ? इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब है ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विस, टेक्नोलॉजी, कैपिटल, मैनेजरियल नॉलेज, करे कुछ भी लगा लो यार, किसी भी चीज का ट्रांसफर कर रहे हो आप, कंडक्ट्स बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब क्या है? जो कि हमारा सब्जेक्ट ही है, वो क्या कहता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो पूरे विश्व संसार में, दुनिया ब्रह्मांड में, जिसके अंदर ट्रांजैक्शन में आप किसी भी चीज का ट्रांसफर करोगे, चाहे वो गुड्स सर्विस है, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो कैपिटल है, चाहे वो नॉलेज है, पैसा है, गाड़ी है, नॉलेज है, ज्ञान है, सर्विस है, टेक्नोलॉजी, किसी भी चीज का ट्रांसफर कर रहे हो तो वो इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आएगा। इसके फीचर्स क्या है? लार्ज स्केल ऑपरेशन। अभी आप सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट के अंदर टैप कर रहे थे, अब आप इंटरनेशनल जा रहे हो तो आपके ऑपरेशंस जो है, मार्केटिंग, रिसर्च, सेलिंग, डेवलपमेंट, ये वो सब कुछ बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर होगा। इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, सेकेंड चीज क्या है? इकोनॉमिक्स का इंटीग्रेशन होगा। इसका मतलब क्या है? आपका फाइनेंस का कहाँ से पैसा आएगा, कितना पैसा आएगा, सब चीजें आपकी इंटीग्रेटेड फॉर्म के अंदर काम करेगी। इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर इकोनॉमिक्स का इंटीग्रेशन होगा कि और कंट्री के अंदर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या लेबर है, क्या फाइनेंस है। ठीक है, कीन कंपटीशन, सामने वाली कंट्री के अंदर जाओगे कंपटीशन मिलेगा, तो इंटरनेशनली जब आप अपने बिजनेस करोगे तो आपको ह्यूज कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, ह्यूज कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। क्यों? जब मैकडी आया, जब डोमिनोज आया, तो उसको कंपटीशन फेस करना पड़ा किससे पता है? हल्दीराम से। उसको कंपटीशन फेस करना पड़ा बीकानेर से। क्यों कंपटीशन फेस करना पड़ता है जब कोई बाहर का ब्रांड आपकी कंट्री के अंदर आता है? बिकॉज कीन कंपटीशन है, इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आपको खूब सारा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। इंटरनेशनल बिजनेस जो होता है ग्लोबल कंपनीज को हेल्प करता है अपनी टेक्नोलॉजीज को ट्रांसफर करना डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। इसका मतलब क्या है? रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है टू डेवलपिंग कंट्रीज। भाई जब बड़ी बड़ी कंपनीज आती है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज आती है ना, तो अपने साथ अपनी टेक्नोलॉजी, नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट सब कुछ लेकर आती है जो कि ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होता है डेवलपिंग कंट्री के पास। ठीक है, इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस, अब कोई भी ब्रांड
अगर इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहता है तो कहीं ना कहीं उसको बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस फेस करनी पड़ती है, विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल, विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी। बहुत सारी गवर्नमेंट के रेगुलेशंस है जो उसको फॉलो करने होते हैं, बहुत सारे टैरिफ होते हैं, मतलब ट्रेड के लिए बैरियर्स होते हैं, फॉरेन्स के एक्सचेंज पर रिस्ट्रिक्शंस होती है। तो अगर आप कभी भी इंटरनेशनल, ये देखो सीधी सी बात है, आप ये सोच के चलो कि आपको अपना प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड पहुंचाना है, तो वो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो। आपको इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस मिल सकती है। आप जब अपना प्रोडक्ट लेकर जाओगे तो अपने साथ अपनी टेक्नोलॉजी भी सामने वाले देश में लेके जाओगे, आपको उस देश के अंदर कॉम्पिटिशन फेस करने को मिल सकता है। आपकी इकोनॉमिक्स का आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कि भाई जितनी की लेबर यहाँ मिल रही है, जितने का पैसा यहाँ लग रहा है, जितने का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बिल्ड हो रहा है, क्या उतने का वहाँ पे बिल्ड हो पाएगा, नहीं होगा। अपने ऑपरेशंस को लार्ज स्केल करना पड़ेगा। एंड अगेन इट इज़ अ सेंसिटिव नेचर। इंटरनेशनल बिजनेस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बिकॉज अगर छोटा सा भी चेंज सामने वाली कंट्री के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में आया, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में आया, तो आपको बहुत ज़्यादा क्या होगा, चेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, आप पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। वही सामने वाली कंट्री ने कहा कि चाइना के प्रोडक्ट्स को बंद कर दो, खत्म। अब जिस चाइनीज इन्वेस्टर ने अपनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे सेटअप कर दी चाइनीज प्रोडक्ट की बनाने के लिए, उसका क्या होगा, उसका कुछ नहीं होगा। तो वही चीज़ है कि अगर आप सोच के चलो, अपने आप को उस वे में लेके चलो कि मैम मेरे को अपना प्रोडक्ट जो है वो वर्ल्ड वाइड करना है, क्या क्या प्रॉब्लम आएगी मैम, लार्ज स्केल पे पैसा खर्च होएगा, मेरा बहुत सारा ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, इकोनॉमिक्स का इंटीग्रेशन होगा, सामने वाली कंट्री में कंपटीशन फेस करने को मिलेगा, टेक्नोलॉजी साथ लेके जाऊंगा तभी काम बनेगा। इंटरनेशनली मेरे पास बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हो सकती है गवर्नमेंट के थ्रू, और बहुत सेंसिटिव नेचर है। ठीक है। उसके बाद फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ। अब मैम दिक्कत है तो आपने बता दी फीचर्स के रूप में, अगर मुझे ग्रो करना है तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। भाई देखो, टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन आया है। टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, यूनिवर्सल फैक्टर क्या कहता है कि जब भी आप क्रॉस नेशनल अपनी या फिर बाउंड्रीज के थ्रू, क्या क्रॉस बाउंड्रीज के थ्रू टेक्नोलॉजी लेकर जाते हो, ठीक है, तो जल्द से जल्द पूरा वर्ल्ड उसको एक्सेप्ट कर लेता है, जल्द से जल्द पूरा वर्ल्ड उसको एक्सेप्ट कर लेता है। भाई देखो, पहले क्या इंडिया के अंदर ट्रेंड था ऐसा रोटी मेकर, आटा मेकर का, इलेक्ट्रिक आपके वैक्यूम क्लीनर्स का, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, कटर वगैरह, इलेक्ट्रिक कटर, पता नहीं ए टू जेड कितनी चीज़ें आती है, कुछ नहीं था ऐसा। बट चाइना में बना, जापान में बना, लोगों ने देखा, फिर उसकी डिमांड रेस करनी स्टार्ट हो गई। तो टेक्नोलॉजी का बहुत फास्ट पेस पे क्या होता है, रेवोल्यूशन होता है। आज यहाँ पे कोई नई टेक्नोलॉजी बनी है, वो वायरल हो गई, तो सामने वाला भी चाहता है कि हमारे देश में भी वो प्रोडक्ट हमें मिल जाए। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन, भाई इंटरनेट की हेल्प से, वर्ल्ड वाइड वेब की हेल्प से, WWW की हेल्प से चीज़ों का ट्रांसमिशन, कम्युनिकेशन बहुत ईजी हो गया है। कंपटीशन, भाई क्या कहते हैं, कंपटीशन में सस्टेन करने के लिए आपको रेगुलर बेसिस पे इनोवेटिव रहना पड़ेगा, यूनिक आइडियाज निकालने पड़ेंगे, आपको इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस दिखानी पड़ेगी। तो अगर आप एफिशिएंसी एंड इफेक्टिव हो तो आप कंपटीशन को भी सर्वाइव कर पाओगे। ग्लोबल मार्केटिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कह रहे हैं ग्लोबल मार्केटिंग आप करोगे तो आपको कमर्शियल एडवांटेज मिलेगा। आपको किस चीज़ का एडवांटेज मिलेगा, आप बहुत ज़्यादा फेमस हो जाओगे। जितनी भी आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज होती है वो खूब सारा पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करती है, ताकि वो नई नई टेक्निक्स को एक्सप्लोर करे, समझे, सीखे, चीज़ें सीखे। एमर्जेंस ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस बन गए हैं, जैसे कि GAAT, इसका मतलब क्या है, जर्नल, लिख रहे हो ना साथ साथ, अभी याद दिला रही हूँ मैं आपको, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी इंस्टीट्यूशंस है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, दैट इज IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बन गई है जो कि सपोर्ट करती है ग्लोबल ट्रेड को, इंटरनेशनल बिजनेस को सपोर्ट करने में बन गई है। तो कौन कौन से फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के लिए, भाई टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट पेस पे मूव कर रही है, सब लोग चाहते हैं, तो टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन आया है। ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन ईजी हो गया है। कॉम्पिटिशन, अब आसानी से, कॉम्पिटिशन ड्राइविंग फोर्स है इंटरनेशनल बिजनेस के लिए। जितने अच्छे आप कॉम्पिटिटर होंगे, जितने एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से आप काम करोगे, जितनी कम रिड्यूस कॉस्ट आप कर पाओगे, उतना अच्छा मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। ग्लोबल मार्केटिंग करते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, जो है बहुत सारा पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करते हैं, ताकि वो नई नई ट्रेड प्रैक्टिसेस को एक्सप्लोर कर पाए, यूनिक आइडियाज टेक्नोलॉजी को ढूंढ पाए। और इमरजेंस हुई हमारे ग्लोबल इंस्टीट्यूशन की, दैट इज GATT एंड WTO। क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर, भाई अगर मुझे अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेकर जाना है तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, और मैं कैसे इस चीज़ का
मतलब कहते हैं ना कि कैसे इस चीज़ का सॉल्यूशन पा सकती हो, कैसे इस चीज़ से सेफगार्ड कर सकती हो। तो सबसे पहले एक चीज़ समझो, भाई अलग-अलग कंट्रीज़ के अंदर आप जाओगे, तो हर कंट्री के अंदर, हर डिफरेंट कंट्री के अंदर डिफरेंट लेबर मिक्स होता है। लेबर मिक्स डिफरेंट होने का मतलब क्या है? कुछ कंट्रीज़ में चीपर लेबर मिलेगी, कुछ कंट्री में कॉस्टली लेबर मिलेगी, कुछ कंट्री में कॉस्टली मिलेगी। तो अगेन मेरी प्राइसिंग स्ट्रक्चर जो होगा उससे अफेक्ट हो जाएगा। ऐसी सिमिलर वे के अंदर कुछ कंट्रीज़ के अंदर मैं देखूँगी तो मुझे मोर स्किल्ड लेबर मिलेगी, कुछ कंट्रीज़ के अंदर मुझे अनस्किल्ड या फिर सेमी स्किल्ड लेबर मिलेगी। तो देखो अलग-अलग कंट्रीज़ के अंदर अलग-अलग लेबर का हिसाब होता है। जैसे इंडिया कहो आप, तो इंडिया के अंदर माना ऐसा जाता है, वर्ल्ड की नज़रों से देखें तो ऐसा जाता है कि हमारे यहाँ पे ज़्यादा चीप लेबर मिलती है और अनस्किल्ड लेबर मिलती है। स्किल्ड भी है, कॉस्टली भी है, पर अगर देखें अबंडेंस के मामले में कि ज़्यादा क्या चीज़ मिलती है, अनस्किल्ड और चीप। वही अगर आप यूएस जैसी कंट्रीज़ के अंदर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे ज़्यादा कॉस्टली एंड मोर स्किल्ड लेबर मिलेगी। ठीक है? चलो, सेकंड पॉइंट, जब भी आप कभी भी अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेकर जाओगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड लीगल सिस्टम को समझना पड़ेगा, एंड फॉर दैट योर मैनेजर हैज टू टेक द एप्रोप्रिएट पॉलिसीज, यू हैव टू मेक एप्रोप्रिएट पॉलिसीज। आपकी पॉलिसीज ऐसी हो जो कि सामने वाली कंट्री के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड लीगल सिस्टम के अकॉर्डेंस में चले। ठीक है? नहीं तो अगेन ये आपके लिए डिफिकल्टी हो सकती है, एक कॉम्प्लेक्स चीज आपके लिए डेवलप कर सकती है। सेकंड चीज, थर्ड चीज क्या है भाई? देखो, जब भी आप सामने वाली कंट्री के साथ कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हो, कुछ भी ट्रेड कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स आप का बार्टर एक्सचेंज नहीं है, आप कुछ ना कुछ पैसों में डील करोगे, और वो पैसे क्या है? करेंसी। अब आपकी करेंसी और उन सामने वाली करेंसी डिफरेंट हो सकती है, तो करेंसी को कन्वर्ट करते हो, जब आप मनी को कन्वर्ट करोगे डिफरेंट करेंसी के अंदर, अगेन उसके अंदर भी आपको एक दिक्कत है। भाई अगर आपने, आपकी पॉलिसीज ऐसी है, आपका जो प्रोसीजर है वो ऐसा है कि आप कहते हो कि आप कोई भी जो मुझे पैसे मिलेंगे वो 1 महीने के बाद मिलेंगे, और 1 महीने के बाद आपको लगता है कि वो पैसे का रेट कम हो जाएगा। इंडिया के मुकाबले अगर मैं देखूँ कि मैंने, मेरी पॉलिसी ये बनी हुई, मेरी क्या पॉलिसी है कि जो भी मैं आज सामान एक्सपोर्ट करूँगी उसकी पेमेंट जो है मुझे आफ्टर 1 मंथ मिलेगी, आफ्टर 1 मंथ मिलेगी। ठीक है? इतनी बात क्लियर है? अब मेरे लिए फेवरेबल कैसे हो सकता है? आज जो डॉलर का प्राइस है वो ₹85 है, 1 महीने के बाद मुझे पता है कि डॉलर का प्राइस कितना हो जाएगा? ₹86 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 86। तो क्या हो सकता है? कंपनी को प्रॉफिट भी हो सकता है, कंपनी को लॉस भी हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान में हमें रखना पड़ेगा, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज जो होती है उनकी अलग अलग करेंसीज होती है, और जब आप करेंसीज को कन्वर्ट करते हो और आपने कोई रॉन्ग पॉलिसी चूज कर ली, तो कंपनी को लार्ज अमाउंट ऑफ मनी का लॉस भी हो सकता है। ठीक है? नेक्स्ट, वर्क विद इन द लिमिट्स इम्पोज बाय द स्पेसिफिक गवर्नमेंट इंटरवेंशंस। देखो सामने वाली कंट्री की गवर्नमेंट ने जो भी रेगुलेशंस, रूल्स लगा रखे हैं, जो भी वो इंटरवेंशंस लगा रखे हैं, उसके लिमिट्स में, उसके कायदे में रह के ही आपको अपने सारे काम करने हैं। तो यू हैव टू वर्क विद इन द लिमिट्स विच हैव बीन इम्पोज बाय द स्पेसिफिक गवर्नमेंट इंटरवेंशंस। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज अराइज कर सकती है, और उसको बचने के, सेफगार्ड करने के तरीके भी मैंने आपको साथ साथ में बता दिए हैं। ठीक है? देखो, अब हमारे पास क्या आता है? मैनेजिंग एन इंटरनेशनल बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम मैनेजिंग एन डोमेस्टिक बिजनेस। अगर मेरा डोमेस्टिक बिजनेस है, उसको मैनेज करना बहुत ही ऑल टुगेदर डिफरेंट है अगर मैं एक इंटरनेशनल बिजनेस को मैनेज कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि कंट्रीज डिफरेंट है, कंट्रीज अलग अलग हो गई। मेरी कंट्री के अंदर मुझे पता है क्या रूल्स रेगुलेशंस लगेंगे, सामने वाली कंट्री के लिए रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर्स, उसकी गवर्नमेंट क्या कहती है, वो सारी चीज़ें मुझे स्टडी करनी पड़ेगी। द रेंज ऑफ प्रॉब्लम फेस बाय द मैनेजर इन इंटरनेशनल बिजनेस मच वाइडर। जितनी प्रॉब्लम्स मैं फेस करूंगी इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर वो ज़्यादा होगी, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, एज द प्रॉब्लम्स विच हैज़ बीन फेस्ड बाय मैनेजर इन द डोमेस्टिक बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर वो इंटरनेशनली ऑपरेट करता है ट्रेड को एंड इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट को। इंटरनेशनल बिजनेस फोकस ऑन द नेचर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड इमर्जिंग ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम। किस चीज़ पे फोकस करता है? फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट में। अगर फॉरेक्स के अंदर डॉलर का प्राइस महंगा हो रहा है तो अगेन मेरे लिए एक प्रॉब्लम है, अगेन मेरे लिए एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम पता है बेटा क्यों है? क्योंकि पहले मुझे $1 की जो मैं पेमेंट करती थी वो ₹85 में करती थी, अब वही $1 की पेमेंट करने के लिए मुझे 86 या 87 या ₹70 देने पड़ रहे। तो अगेन मुझे ज़्यादा पैसे दे रहे हैं वो सेम अमाउंट को फुलफिल करने के लिए। ठीक है? ठीक है?
तो बेसिकली हमने देखना है कि फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट को फोकस करना है हमें, और ग्लोबल मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर जो भी इमर्जिंग ट्रेंड्स आ रहे हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आपको करवाती हूँ। वो बता रहा है आपको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल ट्रेड एंड डोमेस्टिक ट्रेड। दोनों ट्रेड के बीच में डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहले डिफरेंस क्या है? मोबिलिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल। भाई डोमेस्टिक ट्रेड, मेरे इंडिया का ट्रेड इंडिया के अंदर ही कर रही हूँ मैं, तो उसके अंदर जो लेबर की मोबिलिटी होगी वो ज़्यादा ईजी होगी, कैपिटल की मोबिलिटी ज़्यादा ईजी होगी। बिकॉज देखो, आज मैंने अपनी एक फर्म खोल रखी है दिल्ली के अंदर, मैं थोड़ा सा पैसा खोल लगाऊंगी, मैं हरियाणा में भी खोल लूंगी, मैं अपना उत्तर प्रदेश में खोल लूंगी, महाराष्ट्र में खोल लूंगी, तो ईजिली तरीके से मैं अपनी लेबर को और अपनी कैपिटल को मोबाइल कर सकती हूँ। तो वही चीज़ बता रहे हैं, द मोबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड लेबर इज मोर विद इन अ कंट्री। एक कंट्री के अंदर अपनी लेबर को शिफ्ट करना या फिर पैसे लगाना ज़्यादा ईजी होता है देन इन केस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। इट इज़ क्यों? क्योंकि सेम सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम है। भाई जो लॉज मेरे दिल्ली पे लग रहे हैं वही मेरे महाराष्ट्र में, यूपी में, हरियाणा में लगेंगे। बिकॉज मेरी सेंट्रल की जो गवर्नमेंट है, जो लॉ है, लॉ कंपनी लॉ जो एक कंट्री का होता है वो हमेशा सेम रहता है। कंट्री का लॉ कोई भी चेंज नहीं कर सकता। लॉ जो कंट्री के ऊपर लगता है वो हर उसकी हर स्टेट पे लगता है। उस चीज़ की बात कर रहे हैं। वेयरएज अगर मैं इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जाती हूँ तो मेरे साथ रिस्ट्रिक्टिव इमिग्रेशन हो सकता है। हो सकता है कि मेरी जो फैक्टर की मोबिलिटी है वो इतनी अच्छे तरीके से ना हो, वो रिस्ट्रिक्टिव नेचर की हो। ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल लॉस उस चीज़ को प्रिवेंट कर रहे हो। फाइनेंशियल लॉस मना करते हो क्योंकि हमारे देश के अंदर बाहर के देश का कोई भी, इंडिया के देश का कोई भी पर्सन आके कुछ भी काम नहीं करेगा। हो सकता है ऐसा। ठीक है। दूसरी चीज, कम्युनिटी अटैचमेंट एंड पैट्रिज्म ऑल्सो एक्ट एज एन इम्पीडियंट इन द मोबिलिटी ऑफ लेबर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। भाई लोग अपना देश छोड़ के जाना ही नहीं चाहते, पैट्रियोटिक है, अपने देश के देशभक्ति की भावना से भरे हुए हैं। उनको उन जैसी कम्युनिटी के लोग वहाँ पे नहीं मिलेंगे, इसलिए लोग खुद भी छोड़ के नहीं जाना चाहते। तो अगेन ये मेरे लिए क्या है? एक हिंड्रेंस है। ठीक है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग्स में जो लेबर और कैपिटल का फ्री फ्लो है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में होता है, तब डिफरेंस आता है इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन आइटम वेयर मेकिंग इंटरनेशनल ट्रेड पॉसिबल। ट्रेड तो पॉसिबल होता है पर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर डिफरेंस आता है। ठीक है। तो पहली चीज, मोबिलिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल ईजिली तरीके से डोमेस्टिक में हो सकती है, रिस्ट्रिक्टिव तरीके से इंटरनेशनल में हो सकती है। उसके दो रीज़न कौन कौन से हैं? क्योंकि हमें लॉस उसके चेंज होते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड जब हम करते हैं तो वहाँ की कंट्री के हिसाब से लॉस चेंज होते हैं, और जो फैक्टर्स जो मूव करेंगे, दैट इज़ जो लेबर मूव करेगी, वो उसके साथ कम्युनिटी अटैचमेंट होती है। वो अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ रहना पसंद करता है, उसको पैट्रियोटिक फीलिंग उसके अंदर होती है। दो फैक्टर्स क्लियर हो गए। चलो, डिफरेंट मॉनेटरी सेटअप कह रहे हैं, अगर एक कंट्री के अंदर सिंगल करेंसी चलती है तो सिंगल करेंसी हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हमें कुछ भी खरीदना है, किसी भी तरीके का ट्रेड करना है इंटरनल, तो वो एक सिंगल करेंसी से हो सकता है। बट बात करें अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड की, तो एक पर्सन को बहुत सारी करेंसीज के अंदर डील करना पड़ेगा। अगर कोई भी गुड्स को उसको इम्पोर्ट करना है सामने वाली कंट्री से, उसके ऊपर उसको एक एक्सचेंज रेट भी पे करना पड़ेगा, और एक्सचेंज रेट का इन्फ्लुएंस होता है ट्रेड के ऊपर। अगर एक्सचेंज रेट ज़्यादा होता तो मैं कम ट्रेड करूंगी, एक्सचेंज रेट कम होगा तो मैं ज़्यादा ट्रेड करूंगी। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद डिफरेंट फिस्कल पॉलिसीज, कहते हैं अलग अलग कंट्रीज की अपनी अलग अलग पब्लिक पॉलिसीज होती है। फिस्कल पॉलिसी क्या है? गवर्नमेंट की स्पेंडिंग एंड गवर्नमेंट की टैक्सेशन कलेक्शन की पॉलिसीज। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फिस्कल पॉलिसीज होती है विद इन अ कंट्री। जनरली सेम टैक्स स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है, एक कंट्री के अंदर सेम टैक्स स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। बट अगर हम डिफरेंट कंट्रीज की बात करें तो उनकी फिस्कल पॉलिसीज डिफरेंट डिफरेंट होती है। उसके बाद बात करते हैं बेटा प्रोडक्शन कॉस्ट की। तो एक आइटम को प्रोड्यूस करने पे कितना खर्चा बैठता है? कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन आइटम जो एक कंट्री के अंदर कर रहे हैं वो सेम है, वेयर एज इट डिफरेंट कंसिडरेबली बिटवीन द टू कंट्रीज। भाई एक कंट्री के अंदर चाहे मैं दिल्ली में कोई सामान बनाऊं, चाहे मैं हरियाणा में कोई सामान बनाऊं, चाहे मैं महाराष्ट्र में कोई सामान बनाऊं, वेयर बाय मोर और लेस जो अमाउंट है एक सामान को प्रोड्यूस करने की वो सेम रहती है। बट अगर मैं दो कंट्रीज के बीच की बात करूँ तो इंडिया में जो सामान मैं बनाऊं वही सामान अगर मैं यूएस में जाके बनाऊं तो उसके अंदर उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक डिफरेंस, रीजनेबल डिफरेंस मुझे देखने को मिलेगा उसकी कॉस्टिंग के अंदर। क्यों? क्योंकि वेज रेट वहाँ के अलग होंगे, टैक्सेस का स्ट्रक्चर वहाँ का अलग होगा। अगर सेम कंट्री की बात करें तो सेम कंट्री में वेज रेट सेम रहेंगे, टैक्सेस सेम रहेंगे, लॉ सेम रहेंगे, तो प्राइजेस भी ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। पर डिफरेंट कंट्रीज की बात करें तो तीनों चीज़ें उसके अंदर अलग हो जाती है। ठीक है। तो इसीलिए क्रक्स क्या है? लेबर इंटेंसिव जितनी भी आइटम्स है वो प्रोड्यूस होगी इन अ डेवलप्ड कंट्री में कॉस्ट मच मोर देन इन अ डेवलपिंग कंट्री। अगर कोई भी ऐसी चीज़ का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं जिसमें ज़्यादा लेबर चाहिए, जिसमें ज़्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए, तो अगर वो डेवलपिंग कंट्री में बनाएंगे तो सस्ती पड़ेगी, डेवलप्ड कंट्री में बनाएंगे तो महंगी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि डेवलप कंट्री के अंदर जो हमारी लेबर की कॉस्ट है वो क्या है? वो क्या है?
कॉस्टली है, लेबर क्या है हमारी कॉस्टली है इस रीजन की वजह से। फिर उसके बाद प्रोडक्ट इमोबिलिटी, कह रहे हैं अगर आपका वेल डेवलप सिस्टम है ट्रांसपोर्टेशन का, तब आप अपने सामान को इधर से उधर कहीं भी ले जा सकते हैं कंट्री के अंदर बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर। बट वही बात करो अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड की, तो आपको सामान डिस्टेंस प्लेसेस पर लेकर जाना है, पर आप तभी ले जा सकते हो, कैन ओनली बी टेकन इनटू कंसीडरेशन, बट द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री कैन नॉट बी इग्नोर। आप बेसिकली देखो कि फैक्टर इमोबाइल तो नहीं है, क्या ईजिली आप उस चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो? डोमेस्टिक ट्रेड में तो ईजिली हो जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड में इतनी आसानी से आप चीज़ों को इधर से उधर नहीं कर सकते हो। अब एक बात बताओ, मुझे गाड़ी चाहिए, पॉर्श चाहिए, उठा के ले आओ यहाँ इंडिया में, नहीं ला सकते ना, फैक्टर इमोबिलिटी है, कॉस्ट ज़्यादा लगती है, तो वही चीज़ की बात है। नेशनलिस्टिक फीलिंग, कह रहे हैं डोमेस्टिक ट्रेड करते समय हम there are no nationalistic feeling involved. Any organization working within the boundaries of a company is least suspected, whereas in case of international trade, इसका मतलब क्या है भाई? देखो सीधी सी बात है, अगर आप इंडिया में रह के ट्रेड कर रहे हो और अपना सामान बेच रहे हो किसी भी पर्सन को, तो वो आपको ऐसे सस्पिशियस नज़रों से नहीं देखेगा, वो आपका सामान ट्रस्ट वर्दी होके खरीद के चल लेगा, ले लेगा, ठीक है। बट वही आप अगर इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो, तो आपका सामने वाला पर्सन सामने वाली कंट्री के अंदर आपका प्रोडक्ट तभी लेगा जब उसको आपके प्रोडक्ट पे विश्वास हो, ठीक है। वो आपको प्रोडक्ट हमेशा सस्पिशियस नज़रों से देखेगा कि क्या वो सही भी है, क्या वो राइट है, क्या वो चीप गंदी क्वालिटी का तो नहीं है। वही चीज़ है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन अनदर कंट्री आर लुक डाउन अपॉन द होस्ट कंट्री। भाई हर बंदा अपनी कंट्री के प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रमोट करता है, ज़्यादा खरीदना पसंद करता है विद रिस्पेक्ट टू अदर कंपनी के प्रोडक्ट। जैसे कि आपने देखा होगा, अब इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड आ गया कि भाई आप मेड इन इंडिया चीज़ों को यूज़ करो, विच मीन्स आप स्वदेशी चीज़ों को यूज़ करो। ऐसे स्लोगन्स बना दिए गए ताकि लोगों को मोटिवेट करा जाए, एनकरेज करा जाए कि वो अपनी कंट्रीज़ के ही गुड्स पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करके उनको पहले खरीदे इन प्रेफरेंस विद द गुड्स ऑफ अदर कंट्रीज़, ठीक है? जिससे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, डिफरेंट पॉलिटिकल सेटअप्स, क्या कह रहे हैं? यूनिफॉर्म लॉज जो होते हैं विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड, कॉमर्स, टैक्सेशन, एक कंट्री के अंदर यूनिफॉर्म रहते हैं। वेरएज अगर हम बात करें इंटरनेशनल ट्रेड की, तो हर गवर्नमेंट जो होती है बिजनेस, डोमेस्टिक बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन करती है फॉरेन के कंपनीज के साथ। कहने का मतलब क्या है भाई? कोई भी नहीं चाहेगा कि भाई सामने वाली कंट्री में से कोई आए, आपकी कंट्री के अंदर अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करे और आपकी कंट्री के जो इंडस्ट्री सेटअप है उनको वाइप आउट कर दे। तो इसीलिए उन लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंट्रीज़ के जो लॉ वगैरह हैं वो इस तरीके से बनाए गए हैं कि आपकी डोमेस्टिक कंट्रीज़ की इंडस्ट्रीज़ को बचाया जाए, ठीक है। भाई सीधी सी बात ये है, अब इंडिया के अंदर कोई भी आएगा और कुछ भी चीज़ें वाइप अप करके चला जाएगा कि इंडिया का पावर प्लांट पूरा हम संभालेंगे, इंडिया की टेलीकम्युनिकेशंस लाइंस हम संभालेंगे, ऐसे किसी को भी आने नहीं देंगे। गवर्नमेंट हमेशा प्रोटेक्ट करेगी इंडियन इंडस्ट्रीज को ताकि वो कंपटीशन के अंदर मेंटेन्ड रहे, ठीक है। डिफरेंट कमर्शियल पॉलिसीज, कोई भी कंपनी इम्पोज कर सकती है वैरायटी ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस वाइल सेम और नॉट इम्पोज ऑन डोमेस्टिक ट्रांजेक्शंस। भाई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन पे कोई भी कंपनी, कोई भी कंट्री कितनी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, जैसे कि टैरिफ लगा देगी, इंपोर्ट पे कोटा, ये क्या है? एक तरीके के सारे टैक्सेस है जो कोई भी पर्सन इंपोर्ट कर रहा है उसके ऊपर लगा दी जाएंगे। एक्सपोर्ट सब्सिडीज, एक्सचेंज कंट्रोल, सारी चीज़ें लगाई जा सकती है। डिफरेंट मार्केट कंसिडरेशन, कह रहे डिफरेंस इन द डिमांड पैटर्न, सेल्स टेक्निक, मार्केट रिक्वायरमेंट आर अफेक्ट द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। भाई डिमांड ही नहीं है। आप जिस कंट्री के अंदर अपना प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो, आप जिस कंट्री के अंदर इंटरनेशनल बिजनेस करना चाह रहे हो, उस प्रोडक्ट की वहाँ पे डिमांड ही नहीं है या वो बिक ही नहीं सकता, समझ रहे हो? तो वो भी आपके लिए क्या है? एक हिंड्रेंस हो सकता है। क्या ये सारे पॉइंट्स क्लियर है? ये बेसिकली आपको एक डिफरेंस बताते हैं बिटवीन द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड। मैंने क्लिपिंग लगा के आपको इसलिए पढ़ाया ताकि आपको साथ में काफ़ी एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग भी मिल जाए। पॉइंटर पॉइंटर बता के तो मैं आगे बढ़ सकती थी, बट यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी। आपको पता चलता कि देखो ऐसे ऐसे चल रहा है, ये सारी टर्मिनोलॉजीज है, इसको घर पे जाके बस एक बार रीड कर लेना। चलो, एक चीज़ मुझे आपको और बतानी है, एक्सप्लेन सम डिस्टिंग्विश फीचर्स बिटवीन द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बिजनेस। अभी तो मैम आपने पढ़ाया नहीं, वो ट्रेड था कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड कैसे अलग है। अब कह रहे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस के फीचर्स बताओ। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस इज आउटग्रोन ऑफ डोमेस्टिक बिजनेस। कह रहे डोमेस्टिक बिजनेस जब बड़ा हुआ
तभी इंटरनेशनल बिजनेस का जन्म हुआ। तो इंटरनेशनल बिजनेस कहाँ से बना है? डोमेस्टिक बिजनेस में से ही बना है। मोस्ट ऑफ द मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस, जिसे हम एमएनई कहते हैं, मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस, वो पहले डोमेस्टिक मार्केट के अंदर काम करती है। भाई कोई भी कंपनी थी पहले इंडिया में काम किया करती थी, इंडिया में काम कर करके उसने अपने आप को एक्सपैंड किया, डाइवर्सिफाई किया, और फिर वो इंटरनेशनल गई। डोमेस्टिक बिजनेस अकर्स विद इन द बाउंड्रीज ऑफ सिंगल नेशन, एक ही नेशन की बाउंड्रीज के अंदर होती है, पर इंटरनेशनल के अंदर क्रॉस बाउंड्रीज होती है, क्रॉस नेशनल बाउंड्रीज होती है। कल्चरल, पॉलिटिकल, लीगल, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट ओवरसीज आर लाइकली टू बी डिफरेंट फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड रीजन टू रीजन। भाई हमारे देश के जो लॉज, पॉलिटिक्स, रूल्स, रेगुलेशन, कल्चर, पॉलिसीज, ट्रेड वगैरह है, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट वगैरह है, वो सामने वाली कंट्री के इन्वायरमेंट से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होंगी, सेम नहीं होंगे। अब फीचर्स क्या है जो कि डिफर करते हैं दोनों को, इंटरनेशनल बिजनेस और डोमेस्टिक बिजनेस को? सबसे पहले स्कोप। इंटरनेशनल बिजनेस का स्कोप बहुत ज़्यादा वाइड हो गया बिकॉज वो इंटरनेशनली चला गया। इसका मतलब ये नहीं है, इट इंक्लूड्स नॉट ओनली मर्चेंडाइज ऑफ एक्सपोर्ट्स, ये नहीं है कि आप सिर्फ अपना सामान को एक्सपोर्ट कर रहे हो, बट आप ट्रेड कर रहे हो सर्विसेज का भी, लाइसेंसिंग का भी, फ्रेंचाइजिंग का भी। कहने का मतलब क्या है, आज मैकडी इंडिया के अंदर है तो ये नहीं है कि मैकडी अपनी चटनी या मैकडी अपना कोई सामान जो है इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट कर रहा है, वो यहाँ पे बिक रहा है। मैकडी यहाँ पे फ्रेंचाइजिंग का काम कर रहा है, यहाँ पे आके लोगों को फ्रेंचाइजी दे रहा है। मैकडी यहाँ पे आके लोगों को सर्विस दे रहा है, अपने लाइसेंसेस दे रहा है ताकि वो उसके सेम तरीके के आउटलेट्स खोले और वहाँ पे सामान बनाए, अपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट करके। समझ रहे हो? तो वो चीज़ है। फिर आती है बात बेनिफिट्स की। तो इंटरनेशनल बिजनेस को बेनिफिट मिलता है नेशन से भी और फर्म से भी। डोमेस्टिक बिजनेस को कम बेनिफिट मिलता है बिकॉज वो कम एरिया को टैप कर पाता है, पर इंटरनेशनल बिजनेस ज़्यादा एरिया को टैप करता है, इसलिए उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। मार्केट फ्लक्चुएशंस। फर्म जो कि ट्रेड कर रही है इंटरनेशनली, उसको ज़्यादा फ्लक्चुएशंस झेलनी पड़ेगी, उसको ह्यूज लॉसेस भी हो सकते हैं अगर वो अपने ऑपरेशंस को ज़्यादा वाइड स्प्रेड करती है और उसके अकॉर्डेंस में चीज़ें नहीं चलती है। किसी भी कंट्री का जिसके अंदर वो ऑपरेशन कर रही है उसके अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, इकोनॉमिक क्राइसिस आए, तो फर्म को काफ़ी ज़्यादा ह्यूज लॉसेस हो सकते हैं। हम ह्यूज लॉसेस फेस कर सकते हैं एक एरिया के अंदर, पर दूसरे एरिया में उसको प्रॉफिट मिल सकता है अगर वो इंटरनेशनल चलती भी है तो। मोड्स ऑफ एंट्री। इंटरनेशनल बिजनेस जो होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, जॉइंट वेंचर, होली ऑन सब्सिडरीज, सब चीज़ें उसके अंदर कवर होती है। बेसिकली अपने बिजनेस को ग्रो करना है, आप किसी भी तरीके से चलो। जॉइंट वेंचर का मतलब क्या है, ए और बी दो पार्टी थी, अब मिलके क्या बना दी, ए बी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मारुति इंडिया की कंपनी है, सुजुकी जापानीज कंपनी है, इन लोगों ने जॉइंट वेंचर के इंडिया के अंदर क्या बना दिया, मारुति सुजुकी। ठीक है। हीरो और होंडा जॉइंट वेंचर किया, हीरो होंडा बना दिया। समझ रहे हो? वोडाफोन आइडिया, चलो ये दोनों तो इंडिया की, जॉइंट वेंचर किया, वीआई बना दिया। तो ये कह रहे हैं मोड्स ऑफ एंट्री, आप जॉइंट वेंचर भी कर सकते हो। होल्ली ऑन सब्सिडरी, पूरी की पूरी सब्सिडरी खरीद ली। शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। भाई अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हो तो आप अपनी टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज के अंदर लेकर जाते हो। पॉलिटिकल रिलेशंस। पॉलिटिकल रिलेशंस क्या कहते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस ऑब्वियसली इम्प्रूव्स द पॉलिटिकल क्लाइमेट ऑफ द नेशंस। भाई सीधी सी बात है, इंडिया अगर ग्लोबलाइज करेगा, अपनी ट्रेड प्रैक्टिसेस को बढ़ाएगा, तो इंडिया के और कंट्रीज के साथ रिलेशन जो होंगे वो स्ट्रांग होंगे, क्रॉस नेशनल कॉपरेशन बढ़ेगा। कभी भी इंडिया को किसी चीज़ की सहायता चाहिए होगी, हेल्प चाहिए होगी, तो सबसे पहले की दी जाएगी। नेशंस कॉपरेट करेंगे, ठीक है, ज़्यादा अच्छे तरीके से बिल्डिंग होगा रिलेशनशिप्स का, अच्छे रिलेशंस डेवलप होंगे, कॉपरेशन होगा इंडिया के साथ। तो वही सारी चीज़ें कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हो तो क्या बेनिफिट है। ठीक है। पहले वाले मैंने आपको समझाया कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रेड क्या होता है, अब मैंने समझाया कि इंटरनेशनल डोमेस्टिक बिजनेस कैसे होगा। कभी भी इसके ऊपर अगर डिफ्रेंशिएशन आ जाए तो ये आपके बेसिस ऑफ पॉइंट बन जाएंगे और इसके व्याप्य आप लिख सकते हो। डिटेल में इसलिए बनाया है क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। क्लियर है बेटा? इतनी बात क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था, पूछ लेता था, इसलिए आपको बता दिया। एक लास्ट टॉपिक आज की क्लास का करके चलेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है। पूछ रहे हैं स्टेजेस, या फिर और कैसे पूछ लेंगे, प्रोसेस ऑफ किसका, ग्लोबलाइजेशन, या फिर क्या पूछ लेंगे, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस। भाई ग्लोबलाइजेशन की क्या स्टेजेस है या ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रोसेस है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस का क्या स्टेजेस है या उसका क्या प्रोसेस है। इसकी बेटा 3 स्टेजेस है। भाई एक बिजनेस इंटरनेशनल वे में जा रहा है, इंटरनेशनलाइज हो रहा है, इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा है,
कैसे, धीरे-धीरे तो बढ़ा, तो क्या स्टेजेस थी वो स्टेजेस हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो वो एक छोटी-सी डोमेस्टिक कंपनी होती है, जो कि अपने एक लिमिटेड एरिया के अंदर काम करती है, जिसको वो प्राइमरी मार्केट कहती है, जिसके अंदर उसकी लिमिटेड ग्रोथ होती है। सीधी-सी बात है ना, एक बच्चा एकदम से बड़ा नहीं हो जाता, धीरे-धीरे करके बड़ा हुआ, तो वो बड़ा कैसे हुआ वो जान रहे हैं हम। सबसे पहले वो अपनी डोमेस्टिक मार्केट के अंदर काम करेगा, फिर वो 1-2 मार्केट और पकड़ेगा जिसको हम इंटरनेशनल कंपनी कह दे मल्टीनेशनल कंपनी कह देंगे, कि वो अपनी कंट्री डोमेस्टिक कंट्री में भी काम कर रहा है, 3-4 और कंट्री पकड़ ली उसमें भी काम कर रहा है। फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब वो विश्व की हर कंट्री में काम करेगा, जिसको हम कहेंगे ग्लोबल कंपनी। जैसे कि ग्लोबल कंपनी कौन-सी है हमारी? अमेज़न। ग्लोबल कंपनी कौन-सी है? मैकडी, डोमिनोज़, कोका कोला। तो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जो कि वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ के अंदर अवेलेबल हो गए। तो बेसिकली आप देखो डोमेस्टिक कंपनी ने क्या किया, अपने ऑपरेशंस को डोमेस्टिकली वो ऑपरेट कर रही है। इट नेवर कंसीडर ऑफ गोइंग इंटरनेशनल। कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी बड़ी होंगी कि मैं बाहर चली जाऊँगी। वो हमेशा डोमेस्टिकली अपने काम को ऑपरेट करती है, व्हिच मीन्स अपनी जो उसकी प्राइमरी मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट है, उसी के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है, जिसकी वजह से उसकी क्या होती है, लिमिटेड ग्रोथ। डोमेस्टिक मार्केट्स के ऊपर काफ़ी सारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, बिकॉज़ ग्रोथ लिमिटेड है, उतनी अपॉर्च्युनिटीज़ होती है, जिसकी वजह से जो आज का इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन है, वो एनकरेज करता है डोमेस्टिक मार्केट के जो हमारे होल्डर्स हैं, कि आप फॉरेन मार्केट्स के अंदर जाओ। बट फॉरेन मार्केट्स में वो जाएगा कैसे? थ्रू एक्सपोर्टिंग, अपना सामान एक्सपोर्ट करके, लाइसेंसिंग, लाइसेंस देके कि आप मेरा सामान बना सकते हो, और फ्रेंचाइजिंग, अपने जैसे आउटलेट सामने वाली कंट्री के अंदर खोल देने से। ठीक है? अब वो उसको प्रोत्साहन मिला, अब उसको एनकरेजमेंट मिली कि भई आप वाइड हो जाओ, आप वाइड स्प्रेड करो, आप डाइवर्सिफ़ाई करो, तब वो मल्टीनेशनल कंपनी बन जाता है। अब मल्टीनेशनल कंपनी क्या काम करती है? वो मल्टी डिविजनल मार्केटिंग करती स्ट्रैटेजी यूज़ करती है, वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर ऑपरेट करती है। मतलब आज एक कंपनी जो इस डोमेस्टिक मार्केट में थी, अब वो 2-3 और इंटरनेशनल मार्केट्स पकड़ लेती है, जिसे हम मल्टीनेशनल कंपनी कह देते हैं। अब वो मल्टीनेशनल कंपनी का पेट अभी भी नहीं भरा, वो चाहती है मैं और बड़ी बन जाऊँ, मैं विश्व की ऐसी कंपनी बन जाऊँ जो कि हर जगह पे अवेलेबल है, जैसे कि एप्पल बन जाऊँ मैं। तो वो ग्लोबल कंपनी बनने की चेष्टा में लग जाती है, जिस ग्लोबल कंपनी के अंदर क्या होता है, एक होता है आपका होम बिजनेस और दूसरा होता है आपका होस्ट बिजनेस। तो इट फोकस ऑन द ग्लोबल मार्केट फ्रॉम द हाउस और सिंगल कंट्री। एक कंट्री में बैठ के या फिर अपने घर वाली कंट्री में बैठ के वो ग्लोबल मार्केट्स पे फोकस करती है, उन सारी मार्केट्स को सप्लाई करती है अपना सामान। तो वो मेरी ग्लोबल कंपनी होगी, कि एक जगह पे बैठ के अपनी होम कंट्री में, अपनी सिंगल कंट्री में बैठ के वो पूरी ग्लोबल मार्केट्स पे अपना सामान जो है वो मार्केट करती है, सप्लाई करती है, तो उसे हम ग्लोबल कंपनी कहते हैं। तो आप समझ गए एक छोटा सा बच्चा इतना बड़ा कैसे होगा? पहले वो डोमेस्टिक कंपनी में था, फिर उसका पेट नहीं भरा, वो कहता है कि नहीं मुझे एक्सपैंड होना है, तो वो मल्टीनेशनल कंपनी बनी, और फिर उसको और एक्सपैंड होना तो वो ग्लोबल कंपनी बन गई। और यही मेरा 3 स्टेप स्टेजेस प्रोसेस है ग्लोबलाइजेशन का, या फिर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस का। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस, की बिजनेस मेरा इंटरनेशनलाइज कैसे हुआ, डोमेस्टिक से मल्टीनेशनल, मल्टीनेशनल से ग्लोबल कंपनी मेरा बन गया। ठीक है? क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस इज एन इंक्रीमेंटल प्रोसेस। कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर एंट्री कर रहे हैं वो इंक्रीमेंटल प्रोसेस है, वो डे बाय डे बढ़ता ही चला जा रहा है। तो इसके इसके रिस्पेक्ट में, इस स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट में रीजंस क्या है वो हमसे पूछ रहे हैं। देखो, वो ये कहते हैं कि जो फर्म है इनिशियली एक्सपीरियंस गेन करती है अपने डोमेस्टिक मार्केट में काम करके, डोमेस्टिक मार्केट में सारी चीजें करती है, वो वहां से एक्सपीरियंस गेन करती है, और फिर वो एक्सपीरियंस को फॉरेन मार्केट की टुवर्ड्स ले जाती है। मतलब पहले मैंने डोमेस्टिक काम किया, एक्सपीरियंस आया मेरे को, तब मैं इंटरनेशनल या फॉरेन की तरफ मूव करती हूँ, फॉरेन कंट्रीज की तरफ मूव करती हूँ। और क्या होता है, पहले जो मैं ऑपरेशंस कर रही होती हूँ, फर्स्टली जितने भी मेरे ऑपरेशंस है वो मैं कहाँ पे स्टार्ट करती हूँ, कल्चरली एंड ग्लोबली क्लोज कंट्रीज के अंदर। ऐसी कंट्रीज जो मेरी कंट्री से, जो मेरी होम कंट्री से एडजॉइनिंग है, जो जुड़ी हुई है, जैसे इंडिया के लिए एडजॉइनिंग क्या है, पाकिस्तान, चाइना, ठीक है, बांग्लादेश, तो एडजॉइनिंग है इंडिया से। तो ऐसी कंट्री में पहले, जिनका कल्चर और ग्लोबली वो अगर क्लोज है, मैं पहले वहां पे ऑपरेशंस करती हूँ, और बाद में मैं डिस्टेंट कंट्रीज जो कि दूर दूर कंट्री, यूएस हो गया, उन कंट्रीज के अंदर जाती हूँ। ठीक है? उसके बाद ये कह रहे हैं, पहले आप एक्सपोर्ट करते हो ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट आइटम्स का, जो आइटम ऑलरेडी एक्सपोर्ट होती आ रही है हमारी कंट्री से, उन्हीं आइटम का पहले मैं एक्सपोर्ट करती हूँ। देन विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं एक्सपोर्ट करती हूँ उन आइटम्स का जो कि बाहर की कंट्रीज में ज़्यादा इंटेंसिव है और डिमांडिंग है, उन आइटम्स का जो कि ज़्यादा इंटेंसिव, ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होती है और ज़्यादा डिमांडिंग है। ठीक है? तो बेसिकली आपको ना एक सीक्वेंस बता रहे हैं कि कैसे कैसे आप डेवलप होते हो, फ्लरिश होते हो, ये आप इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर कैसे कैसे आगे बढ़ते जाते हो।
तो ये आपका एक इंक्रीमेंटल प्रोसेस है कि आज आपने स्टेप 1 लिया, फिर स्टेप 2 आएगा, फिर स्टेप 3 आएगा। तो स्टेप 1 कैसे लिया? पहले आपने एक्सपोर्ट करे ट्रेडिशनल चीज़ों को, फिर आप एक्सपोर्ट करने लगे इंटेंसिव एंड डिमांडिंग आइटम्स को। तो लास्ट में क्या होता है? फर्म जो अपने आप को एक्सपैंड कर रही है, एक्सपैंड किसके अंदर? विद रिस्पेक्ट टू सेल्स, विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट्स, विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशंस। फिर वो एक्सपेंशन जो उसने करी है वो उसको हेल्प करती है, किस चीज़ में हेल्प करती है? एक्सपैंड करने के लिए इन न्यू मार्केट्स। समझ में आ गया? तो बता रहे हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस में जो मैं एंट्री ले रही हूँ वो एक इंक्रीमेंटल प्रोसेस है, बिकॉज उसकी सपोर्टिंग में कुछ रीजंस है। रीजंस क्या है? कि भाई फर्म को एक्सपीरियंस मिल रहा है। फर्म्स को एक्सपीरियंस कहाँ से मिला? डोमेस्टिक मार्केट में काम करके। अब वो इंटरनेशनल जाएगी। फर्म के जो ऑपरेशंस है पहले वो कौन सी कंट्रीज में करती है? जो कि क्लोज है। बाद में कौन सी कंट्री में स्केल अप करना लग जाती है? जो कि डिस्टेंट है। फिर फर्म के जो एक्सपोर्ट है पहले ट्रेडिशनल आइटम्स के होते थे, अब वो इंटेंसिव एंड डिमांडिंग आइटम्स करने लग गए। फर्म पहले एक्सपैंड करती है इन टर्म्स ऑफ सेल्स, प्रोडक्ट, ऑपरेशन, और जो उसका एक्सपेंशन है वो उसे हेल्प करता है इन एक्सपेंडिंग टू द न्यू मार्केट्स। ठीक है। फिर इसी के अंदर मेरे को एक चीज बतानी होती है, एंट्री डिसीजंस। एंट्री डिसीजन का कहते हैं कि भाई एंट्री लेते समय मैं किन किन बातों का ध्यान रखूंगी। अगर मुझे इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री लेनी है, ऐसा तो नहीं ना कि आज मेरा मूड बना, चलो भैया आज तो दिल्ली दिल्ली में नहीं, इंडिया इंडिया में नहीं, अब मैम अपने जो कोर्सेज है वो इंटरनेशनली आप सबको पढ़ाएंगी। ठीक है, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों को नहीं पढ़ा रही, अब मैं इंटरनेशनली सबको पढ़ा रही हूँ, पर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे 3 फैक्टर सोचने पड़ेंगे। विच मार्केट टू एंटर, कौन सी मार्केट में मुझे एंटर करना है, कब एंटर करना है, और कितने स्केल पर एंटर करना है। समझ गए? मुझे किस मार्केट में जाना है, कब जाना है, और किस लेवल पे जाना है। अगर मैं कहूँ किन मार्केट्स में जाना है, तो उन मार्केट्स में जाना है जहाँ पे इजीली अवेलेबिलिटी हो, मेरे जो फैक्टर्स हैं उनकी इजीली अवेलेबिलिटी हो। किस चीज़ की इजीली अवेलेबिलिटी हो? रिसोर्सेज की, जो सामान मेरे को चाहिए वो इजीली वहाँ पे अवेलेबल हो। डोमेस्टिक का जो कॉम्पिटिशन हो वो थोड़ा कम हो, डोमेस्टिक में कॉम्पिटिशन जो है वो ज़्यादा ना हो, ग्रोथ रेट वहाँ का अच्छा हो, मार्केट का वहाँ पे साइज बड़ा हो, और जो इन्वायरमेंट है पॉलिटिकल एंड लीगल वो मेरे फेवरेबल हो, वो मेरे लिए फेवरेबल हो। तो ये सारे फैक्टर्स मैं कंसीडर करती हूँ, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर आई डिसाइड दैट ऑन विच मार्केट्स आई हैव टू एंटर। ठीक है, जिस मार्केट के अंदर जितने ज्यादा फैक्टर्स मेरे लिए फेवरेबल होंगे वो ज्यादा मार्केट मेरे लिए प्रेफरेबल रहेगी। फिर व्हेन टू एंटर, एंटर कब करना है? देखो 3 तरीके के लोग होते हैं। फर्स्ट मूवर लोग होते हैं जो एडवांटेजेस पोजीशन में रहते हैं, मतलब मैंने पहले एंट्री ले ली मार्केट के अंदर और मैं एडवांटेज पोजीशन में हूँ। फर्स्ट मूवर है पर वो डिसएडवांटेज पोजीशन में रहते हैं। समझ रहे हो? सबसे पहले मार्केट में एंटर करी, पर सबसे पहले उन्होंने फेलियर देखा। फिर आते लेट एंट्रेंट्स जो कि बाद में आए। समझ रहे हो? लेट एंट्रेंट्स। तो मार्केट में एंटर करने वाले हमेशा 3 लोग होते हैं। पहला पर्सन जो कि एडवांटेजेस पोजीशन में है, पहला पर्सन पहला जो लेकर आया मार्केट में वो प्रोडक्ट पर डिसएडवांटेजेस पोजीशन में है, और लास्ट में आता है आपके लेट एंट्रेंट्स। ठीक है, इनकी चीजें क्या होती है? अगर आपका हो बात फर्स्ट मूवर एडवांटेज पोजीशन की, तो ये करता है, ये डिमांड को कैप्चर करेगा, अपना स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम बनाएगा, सेल्स वॉल्यूम बढ़ाएगा, कॉस्ट एडवांटेज इसको मिलेगी। अगर वही बात करें हम फर्स्ट मूवर डिसएडवांटेज की, तो इसका क्या होगा? भाई इसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, लोग इसके प्रोडक्ट को इग्नोर कर रहे हैं, चांसेस ऑफ फेलियर ज़्यादा है फॉरेन इन्वायरमेंट के अंदर, क्योंकि इसको चीज़ें कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, लेट एंट्रेंस का मतलब क्या है? बाद में आए पर अच्छा काम किया। हम और लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं उन्होंने क्या R&D करी, क्या स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करी, और उनकी स्ट्रैटेजीज को देख के हम उनकी मिस्टेक से सीख के लास्ट में आते हैं और अपनी कॉस्ट बिल्कुल परफेक्ट रखते हैं, मिनिमाइज रखते हैं, एंड मार्केट को पूरा का पूरा कैप्चर कर लेते हैं। समझ में आएगा? लेट एंट्रेंस सबसे बाद में जाएंगे, पर सबकी गलतियों से सीख के जाएंगे और अपना ऐसा प्रोडक्ट दिखाएंगे कि उससे ऊपर कोई सुपीरियर हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्लियर? फिर कह रहे हैं ऑन व्हाट स्केल टू एंटर। भाई किस स्केल पे एंटर करना है? स्मॉल स्केल पे करना है, लार्ज स्केल पे करना है? स्मॉल स्केल पे करोगे तो लेस रिस्क तो है, पर अपना ब्रांड नेम बिल्ड करना, मार्केट में शेयर बिल्ड करना आपके लिए डिफिकल्ट है। स्मॉल स्केल पे जाओगे, ज्यादा कैपेक्स खर्च नहीं करोगे, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, ज्यादा खर्चा ही नहीं होगा, तो रिस्क तो कम है, पर मार्केट में अपना नाम बनाना मुश्किल हो जाएगा। वहीं अगर बात करें लार्ज स्केल की, लार्ज स्केल में जैसे ही आप किसी फॉरेन मार्केट में गए, वहीं के वहीं आपका कंपटीशन जो है वो कम होने लग जाएगा, आपके जो कस्टमर्स है वो अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो हमें डिसाइड करना है कि हमें स्मॉल स्केल पे जाना है या फिर लार्ज स्केल पे जाना है। पर लार्ज स्केल के बेटा अपने ड्रॉबैक्स भी है, ज्यादा रिस्क होगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे ज्यादा रिस्क होगा, फेलियर के चांसेस भी ज्यादा बढ़ सकते हैं, पर एडवांटेज भी है, कंपटीशन कम होगा और कस्टमर जल्दी भागता हुआ आएगा। ठीक है, अब हम इस पूरी यूनिट का कर रहे हैं लास्ट लास्ट टॉपिक,
लास्ट टॉपिक में क्या आती है हमारी ट्रांसनेशनल कंपनीज, ट्रांसनेशनल कंपनी सॉरी। ट्रांसनेशनल कंपनीज वो कंपनीज होती है जो कि अपना प्रोडक्शन कर रही है या फिर सर्विसेज दे रही है। भाई कोई भी कंपनी होती है दो ही तरीके के काम करती है, या तो गुड्स प्रोड्यूस करती है या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ऐसी कंपनीज जो कि अपना प्रोडक्शन कर रही है या सर्विसेज दे रही है एक से ज्यादा कंट्रीज के अंदर, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसनेशनल कंपनीज। ठीक है, नेशनल कंपनीज पर बहुत सारी कंट्रीज में करें तो ट्रांसनेशनल कंपनीज, जिसके हेडक्वार्टर्स क्या होते हैं एक कंट्री में होते हैं, और उस कंट्री में जहाँ पे उसका हेडक्वार्टर होता है उसको कहते हैं हम होम कंट्री। उसके ऑपरेशंस कहाँ कहाँ कर रही है, वो बहुत सारी कंट्रीज में कर रही है, सेवरल कंट्रीज के अंदर, जिसे हम क्या कहेंगे होस्ट कंट्री। बेसिकली बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसके अंदर एक कंट्री का एक जो ब्रांड है वो एक कंट्री में ओरिजिनेट हुआ, पर बहुत सारी मल्टीपल कंपनीज के अंदर वो काम कर रहा है। जैसे कोक का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, नेस्ले का ले लो। क्या हुआ, नेस्ले की आजकल चॉकलेट्स बनती है, किटकैट बनती है, बनी किस कंट्री के अंदर, पर आज इंडिया में भी सर्वल कंट्रीज के अंदर, स्विट्जरलैंड में बनी थी। अब स्विट्जरलैंड को छोड़ के इतनी सारी कंट्रीज के अंदर नेस्ले की चॉकलेट, नेस्ले की मैगी वगैरह सब चीजें हमको प्रोवाइड होती है। समझ गए, तो वो किसकी वजह से, बिकॉज ये है हमारी ट्रांसनेशनल कंपनीज। अब आगे बढ़ते हैं, फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स बता दो मैम ट्रांसनेशनल कंपनीज के क्या क्या है। कॉर्पोरेशन कंपनीज एक ही बात होती है, इसके फीचर्स क्या है। तो सबसे पहला फीचर क्या होता है, ये दो या दो से ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट करती हैं, इंक्लूडिंग इट्स द कंट्री ऑफ ओरिजिन, जहाँ पे ओरिजिनेट हुई, और भी सेवरल कंट्रीज के अंदर ये ऑपरेट करती है। ठीक है, इसका जो बिजनेस है जैसे कि सेल, एक्सट्रैक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, वो बहुत सारी मल्टीपल कंट्रीज के अंदर होता है। ये फोकस करती है ग्लोबल और रीजनल आउटलुक के ऊपर, रीजनल और ग्लोबल दोनों आउटलुक पे ये फोकस करती है। ट्रांजैक्शनल कंपनीज जो होती है अडेप्ट करती है अपनी सर्विसेज को, गुड्स को टू द लोकल प्रेफरेंसेस ऑफ होस्ट कंट्रीज। भाई होस्ट कंट्रीज के कस्टमर्स कैसे चाहते हैं, वो मैगी को चाहते हैं कि वो इस तरीके से छोटी पैकेजिंग के अंदर आए, फैमिली पैक भी आए, 4 का पैक भी है, 6 का पैक भी है। तो मतलब लोकल कस्टमर के प्रेफरेंसेस के हिसाब से वो अपने गुड्स को, अपनी सर्विसेज को चेंज करती है, उनके प्रेफरेंसेस के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करती है, उनके प्रेफरेंसेस को अडेप्ट करती है। ठीक है, they also strive to craft a business model that suit a particular region in which they operate by blending their strategy with the development process of host countries। कह रहे हैं ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं जो कि उनको होस्ट कंट्रीज में डेवलपमेंट करने के लिए हेल्प करती है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस मॉडल, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बनाती है ताकि होस्ट कंट्री के एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर वो अपने आप को डेवलप कर पाए। वो एम्फोसाइज करती है ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। ग्रीन एंड सस्टेनेबल क्या है, विदाउट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, आप सस्टेनेबल तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से बिल्कुल सामने वाली होस्ट कंट्री की मार्केट के अंदर अपने आप की पोजीशन बना रहे हो, उनका इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट की नीड्स को समझ रहे हो, उनका इन्वायरमेंट सिस्टम डिस्टर्ब नहीं कर रहे। ठीक है, ट्रांजैक्शनल कंपनीज एम्फोसाइज करते हैं ग्लोबल स्ट्रेटजीज के ऊपर, जिसकी वजह से वो अपनी लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन को इंश्योर करती है। तो बेसिकली कुछ फीचर्स है, मेन फीचर सिंपल सी बात यही कहता है कि ऐसी कंट्री, ऐसी कंपनी जो दो या दो से ज्यादा कंट्री में ऑपरेट करती है वो ट्रांसनेशनल है, जो कि अपना सेल्स, एक्सटेंशन, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सबको बढ़ाना चाहती है। दूसरा मेन पॉइंट क्या है कि भाई अपनी होस्ट कंट्री के हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस करती है, अपनी ऐसी पॉलिसीज बनाती है, बिजनेस मॉडल बनाती है जो कि होस्ट कंट्री के अंदर उसे क्या दे होस्ट कंट्री के अंदर उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट दे, उसके डेवलपमेंट पॉलिसीज को इंश्योर करे, ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट दे, ग्लोबल लेवल की स्ट्रैटेजीज बनाती है ताकि उसकी लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट हो। तो देखो तीनों पॉइंट आपके डेवलपमेंट पे है, एक ही पॉइंट के तीन अलग अलग बातें बना रखी है। कला देख रहे हो, इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर, थ्योरी के सब्जेक्ट के अंदर कैसे चीजों को खींचा जाता है, कैसे चीजों को एक्सपैंड किया जाता है। पॉइंट एक ही है डेवलपमेंट का, पर उस डेवलपमेंट को तीन हिस्सों में बांट दिया, स्ट्रैटेजीज बनाई डेवलपमेंट के लिए, क्लीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं, ग्लोबल स्ट्रैटेजीज बता रहे हैं किसके लिए, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए। तीनों में एक ही बात हो रही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उसकी एडवांटेजेस की, उसकी डिसएडवांटेजेस की। तो कह रहे हैं जो इन्वेस्टमेंट लेवल है, एम्प्लॉयमेंट लेवल है, इनकम लेवल है होस्ट कंट्री का, भाई वो बढ़ जाता है। क्यों, बाहर की कंपनी हमारे देश में आई, पैसा डालेगी, इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ गया, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी क्योंकि उस कंपनी में वो काम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ गई। तो टीएनसी विच इज ट्रांसनेशनल कंपनीज का ये बेनिफिट होता है। दूसरी, इंडस्ट्रीज जो होती है होस्ट कंट्री की, उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी मिलती है। भाई बाहर की कंपनी से, बाहर की कंट्री से कोई कंपनी आई बाहर की कंट्री से, तो भाई अपने साथ अपनी R&D, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने इक्विपमेंट सब साथ में लेकर आएगी, तो हमारे इंडिया को भी वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। ठीक है, होस्ट कंट्री का बिजनेस जो होता है ऑल्सो गेट मैनेजमेंट एक्सपर्टीज फ्रॉम टीएनसी। भाई जो
होस्ट कंट्री के अंदर जो भी बिजनेसेस चल रहे हैं उसको भी एक्सपर्टीज मिलती है, नॉलेज मिलती है, ठीक है। डोमेस्टिक ट्रेडर जो होते हैं, मार्केट के जो इंटरमीडियरीज होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। भाई अब बाहर से कोई कंपनी आई है, उसको अपने ऑपरेशंस फाइंड फैलाने हैं, अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है उसको बड़ा करना है, तो उसको बहुत सारे इंटरमीडियरीज से कनेक्शन बिठाना पड़ेगा। डोमेस्टिक ट्रेडर से बात करनी पड़ेगी कि भाई बनाएंगे हम, बेचोगे आप, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अपना बड़ा करना पड़ेगा, एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो डोमेस्टिक के अंदर जो हमारी होस्ट कंट्री है उसके हमारे इंटरमीडियरीज भी बढ़ जाएंगे। टीएनसी जो है कर्ब करती है लोकल मोनोपोलीज को, जो भाई एक कंट्री के अंदर अपनी मोनोपोली बनाए बैठा है, ऐसी कंपनी को वो हटाती है, इरेडिकेट करती है, खत्म करती है, क्योंकि कंपटीशन लेकर आती है। वो कॉम्पिटिटिव प्राइसेस के ऊपर अपने गुड्स बेचती है, क्वालिटी गुड्स बेचती है। और अगर सामने वाली कंपनी जो पहले मोनोपोली एस्टैब्लिश कर रही थी उसको रहना है इसके अंदर, तो उसको अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज कैन मेक यूज ऑफ R&D आउटकम्स ऑफ टीएनसी। अब क्या कह रहे हैं, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो टीएनसी ट्रांसनेशनल कंपनीज की जो टेक्नोलॉजी थी, जो उन्होंने रिसर्च करी, जो डेवलपमेंट करी, उसका वो बेनिफिट इस्तेमाल करती है। ये सारे वही पॉइंट्स है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीज होती है टीएनसी की ग्रोथ की वजह से, ठीक है। अब लिमिटेशंस भी इसकी कुछ है। लिमिटेशन सिंपल सी बात है, वो ये कहना चाहते हैं कि भाई जो ट्रांसनेशनल कंपनीज है, भाई वो आपके बेनिफिट के लिए नहीं है, वो अपने बेनिफिट के लिए यहाँ पर आई है। तो चाहे उसकी हेडक्वार्टर्स कहीं भी हो, पर वो अपने बेनिफिट का काम करती है, ठीक है। सम क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट टीएनसी जो होती है हमारी, नो लॉयल्टी टू द कंट्री इन विच दे इनकॉर्पोरेटेड बट एक्ट सोली फॉर देयर ओन बेस्ट इंटरेस्ट। भाई किसी भी कंट्री की वो सगी नहीं होती, कहने का सिंपल सा ये मतलब होता है, वो अपने बेस्ट इंटरेस्ट के लिए काम करती है। इसके हेडक्वार्टर्स यूनाइटेड स्टेट्स में अगर है तो वो डोमिनेंट रोल प्ले करता है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि भाई बहुत सारी टीएनसी जो है, ट्रांजैक्शनल कंपनीज जो है, जिनके हेडक्वार्टर्स यूएस में थी, वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में गई और वहां पे जाके उन्होंने अपनी डोमिनेंट पोजीशन एग्जिबिट करी। भाई अपने आप को मार्केट, उनकी मार्केट को कैप्चर करने लग गए। वहां के जो लोकल प्लेयर्स थे, लीडर्स थे, उनको खत्म करने स्टार्ट कर दिया, उनकी मोनोपोली तोड़ दी, उनके अंदर कॉम्पिटिशन बढ़ा दिया और वहां पे अपनी मोनोपोली या डोमिनेंट रोल जो है स्टैब्लिश करा। देखो, दिस डोमिनेंस इज मोर प्रोनाउंस्ड इन द डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे कि इंडिया। इंडिया के अंदर यूएस की कंपनी आएगी और अपना ऐसा प्रोडक्ट लेकर आएगी और डोमिनेटिंग नेचर का। अब एक बात बताओ, कोक है, पेप्सी है, इंडिया में कोई बना थोड़ी रहा है। बेसिकली एक तरीके से क्या है कि बाहर के इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स थे, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो वो अपना डोमिनेंस यहाँ पे एस्टैब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन हैज द एबिलिटी टू डिस्टर्ब ट्रेडिशनल इकोनॉमीज। कहने का मतलब क्या है, इनकी इतनी एबिलिटी होती है, इतनी पावर होती है कि हमारी कंट्री की इकोनॉमीज को वो हिला सकते हैं, मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस को इरेडिकेट कर सकते हैं और पॉलिटिकल इकोनॉमिक एजेंडा ऑफ द कंपनी को एजर्ट कर सकते हैं। कहने का सिंपल सा मतलब है, ऐसी कंपनीज उसके हमने एडवांटेजेस भी पढ़ ली, डिसएडवांटेजेस भी पढ़ ली, ठीक है। ओरिएंटेशन एंड इन इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर ओरिएंटेशन का फ्रेमवर्क कैसे वर्क करता है, जिसको हम बहुत प्यार से कहते हैं ईपीआरजी फ्रेमवर्क। अब मैम ये ईपीआरजी फ्रेमवर्क है, बेसिकली बेटा ये सारी क्या है, आपकी सक्सेसिव स्टेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। कि भाई आज मेरा बिजनेस क्या क्या एक्टिविटीज कर रहा है, वो इस लेवल पे है या वो इस लेवल पे है, वो इस पे है, इस पे है, वो किस लेवल पे है, उसके पूरे फ्रेमवर्क को हम स्टडी करेंगे, जो कि ब्रॉडली 4 अप्रोचेस के अंदर आपका बाइफरगेटेड है। वो चारों अप्रोचेस कौन कौन सी आपकी, एथनोसेंट्रिक अप्रोच, पॉलीसेंट्रिक अप्रोच, रीगियोसेंट्रिक अप्रोच एंड जियोसेंट्रिक अप्रोच। ये चारों अप्रोचेस अलग अलग बातें कहती है। हमें समझना है कि हमारा जो बिजनेस है, जो हम फॉलो कर रहे हैं, वो किस पॉइंट पे किस अप्रोच को फॉलो करता है। बेसिकली ये जो ईपीआरजी फ्रेमवर्क है वो हमारे लिए हेल्पफुल है फर्म्स को अंडरस्टैंड करने के लिए कि फर्म जो है किस लेवल की इन्वॉल्वमेंट कर रही है अपने इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। अकॉर्डिंगली वी कैन डिसाइड कि फर्म कौन सी अप्रोच फॉलो कर रही है। सबसे पहली अप्रोच, एथनोसेंट्रिक अप्रोच। इसके अंदर क्या कहते हैं कि भाई डोमेस्टिक में जो भी काम कर रहे हैं ना, उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी बेसिस पे करेंगे। फॉरेन के जितने भी ऑपरेशन है ना, हमारे लिए एक सेकेंडरी थिंग है। मतलब वो अपने आप को बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहते, अपने आप को एक लिमिटेड स्पेस के अंदर कर्टेल करना चाहते हैं। तो एथनोसेंट्रिक अप्रोच उन फैक्ट्रीज की होती है, उन फर्म्स की होती है, उन कंपनीज की होती है जो कि डोमेस्टिक के अंदर अपना ज्यादा कंट्रोल रखना चाहते हैं, ना कि फॉरेन ऑपरेशन के अंदर। जिसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, हल्दीराम्स, ठीक है। हल्दीराम्स के इतने सारे इतने 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 सारे हमारे क्या है, हर जगह पे आउटलेट्स है। दिल्ली में, इंडिया में, पूरे इंडिया में, दिल्ली में नहीं, इतने सारे आपके आउटलेट्स हैं उसके। तो बेसिकली वो कहाँ फोकस कर रहा है, वो डोमेस्टिक में फोकस कर रहा है ज्यादा। फॉरेन ऑपरेशंस का वो सेकेंडरी पार्ट मान के चल रहा है। डोमेस्टिक के जो टेक्निक्स है, डोमेस्टिक में जो लोग हैं, उनको वो सुपीरियर काउंट करता है, फार मोर बेटर काउंट करता है विद रिस्पेक्ट टू अगर वो काम करे फॉरेन ऑपरेशंस के अंदर। उसको लगता है कि जो मैं टेक्निक्स यूज कर रहा हूँ, जो लोग, ह्यूमन रिसोर्स मेरे पास है, वो बहुत ज्यादा सुपीरियर नेचर का है, ठीक है।
क्या ये फॉरेन ऑपरेशंस बिल्कुल ही नहीं करते? नहीं, करते हैं, पर किसकी हेल्प से? एक एक्सपोर्ट एजेंट की हेल्प से। तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि जो फॉरेन मार्केट ऑपरेशंस है, वो अपने होम कंट्री से ही करते हैं, व्हिच मीन्स इंडिया में बैठे-बैठे ही वो करेगा विद अ स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस ऑन एक्सपोर्ट एजेंट। पर सारा का सारा डिपेंडेंस किसके ऊपर होता है? एक्सपोर्ट एजेंट के ऊपर, कि भाई एक एक्सपोर्टर को पकड़ लिया, ये मेरा सारा सामान है, बाहर जाके इसको सेल करना स्टार्ट कर दो। तो स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस क्या हुई उसकी? एक्सपोर्ट एजेंट के ऊपर। लेट सपोज आप क्या करते हो, आपके पास ड्राई फ्रूट्स का काम है, आपका ओल्ड पैन इंडिया आपका ड्राई फ्रूट्स जो है सेल होता है। अब आपको एक्सपोर्ट की मार्केट पकड़नी है, पर आप उतने कैपेबल नहीं हो, तो आप क्या करोगे? एक एक्सपोर्टर को पकड़ोगे, उसको दोगे, भाई ये मेरा सामान है, तेरे को जहाँ बेचना है फॉरेन के अंदर जाके बेच दे। तो वो मेरी एथनोसेंट्रिक अप्रोच होती है कि भाई सेंट्रिक, अपने डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते, अपने प्राइमरी मार्केट के अंदर ही मैं अपने आप को सुपीरियर साबित करना चाहता हूँ। ठीक है? फिर आती है मेरी पॉलीसेंट्रिक अप्रोच। अब मेरी पॉलीसेंट्रिक अप्रोच क्या कहती है, भाई धीरे-धीरे आपको एक्सपोर्ट मार्केट की इंपॉर्टेंस रियलाइज़ होगी, आपको ओवरसीज़ मार्केट की इंपॉर्टेंस रियलाइज़ होगी। तो आप क्या करोगे, अपनी ओवरसीज़ मार्केट के अंदर सब्सिडरीज़ खोलना चालू कर दोगे, अपनी छोटी-छोटी सब्सिडरीज़ खोलना चालू कर लोगे, जो कि इंडिपेंडेंटली काम करेगी। आपसे उसका कोई रिलेशन नहीं होगा, इंडिपेंडेंटली वो वहाँ पे काम करेगी। आप प्रिपेयर करोगे अपनी बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ को एज़ पर द लोकल मार्केट्स। जिस कंट्री के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हो, जहाँ से ट्रेड करना चाहते हो, उस कंट्री के हिसाब से आप अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हो। तो बेसिकली क्या है, पॉलीसेंट्रिक जो है एक स्टेप आगे है आपका एथनोसेंट्रिक से। एथनोसेंट्रिक के अंदर आप घर में ही बैठे काम करते थे, पॉलीसेंट्रिक के अंदर आपने घर के बाहर अपनी छोटी छोटी सब्सिडीज खोल दी, तो वो आपकी पॉलीसेंट्रिक अप्रोच हो गई। उसके बाद कौन सी आती है, रीगियोसेंट्रिक अप्रोच। इसके अंदर क्या कह रहे हैं, डिफरेंट रीजन्स एज डिफरेंट मार्केट्स। आप बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर रहे हो, फॉरेन ऑपरेशंस के अंदर पार्ट ले रहे हो, फॉरेन मार्केट्स को टैप कर रहे हो, और डिफरेंट रीजन्स को आप डिफरेंट मार्केट कंसीडर कर रहे हो। पर इसकी सबसे खास बात पता है क्या होती है, आप पूरी मार्केट को, डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स को डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में बाइफरगेट करते हो, पर एक पर्टिकुलर रीजन जिसके सेम फीचर्स है उसको एक मार्केट लेकर चलते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज। इसका कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का ये मतलब है कि मान लो यूएस की कोई कंपनी है, उसका इंडिया, चाइना और कौन-कौन सी है? पाकिस्तान, हमारी एडजॉइनिंग बताओ कौन-कौन सी है? पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सारी कंट्रीज़ के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ सामान जाता है, जिसके सेम फीचर्स है। प्रोडक्ट भी ऐसा जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे, बिल्कुल सेम ची तरीके से प्रोडक्ट जाएगा, कोई बाइफरकेशन नहीं है, ठीक है? सेम तरीके से प्रोडक्ट जाएगा। तो एक पर्टिकुलर रीजन जिसके सेम फीचर्स है, फीचर सारे सेम है, उसको मैं एक मार्केट कंसीडर कर लूँगा इर्रिस्पेक्टिव इंटरनेशनल बाउंड्रीज। चाहे इंडिया चाइना के बीच में इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, चाइना पाकिस्तान के बीच में इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, पर इन सबको मैं एक रीजन मान के चलूंगा। रीगियोसेंट्रिक अप्रोच के अंदर कहने का सिंपल सा ये मतलब है कि अगर मेरे प्रोडक्ट के अंदर मेरे को कोई भी चेंजेस करने हैं, ग्लोबलाइजेशन कंसेप्ट बताया था ना, प्रोडक्ट के अंदर कोई भी चेंजेस करने हैं मार्केट को देख के, तो वो चेंजेस मैं करूंगा और उसको एक रीजन बताऊंगा। पर वही प्रोडक्ट अगर मेरा डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स में चल रहा है विदाउट एनी सच चेंजेस, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, सेम ही प्रोडक्ट मेरा सेम फीचर्स के साथ डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में चल रहा है, तो उसको मैं एक रीजन काउंट करूंगी। ठीक है, चलो। और इसके बाद क्या आती है आपकी जियोसेंट्रिक अप्रोच। जियोसेंट्रिक का कहती है भाई पूरा का पूरा संसार एक मार्केट है, मैं स्टैंडर्डाइज मार्केटिंग मिक्स लेकर आऊंगी, सब कुछ अलग अलग नहीं करूंगी, सबके लिए एक चीज स्टैंडर्डाइज चीज करूंगी। मैं अपनी कंपनी की इमेज को यूनिफॉर्म प्रोजेक्ट करूंगी और लोगों के सामने दिखाऊंगी कि कंपनी जो है सेम तरीके का सामान देती है। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन, भाई अमेज़न पे जिस बंदे को जो चाहिए वो मिल जाएगा। मान लो कोई टेक्नोलॉजी की बात है, कोई एडवांस टेक्नोलॉजी आई है, तो वो चाइना वाला भी उसको ले सकता है, इंडिया वाला भी ले सकता है, यूएस वाला भी ले सकता है, लंदन वाला भी ले सकता है, कोई भी ले सकता है। व्हिच मीन्स अमेज़न हैज़ जियो सेंट्रिक अप्रोच कि वो पूरे के पूरे वर्ल्ड को एक मार्केट समझता है, सबके लिए एक जैसा ही मार्केटिंग मिक्स है और अपनी एक यूनिफ़ॉर्म इमेज ही सबके सामने दिखाता है अपने प्रोडक्ट के अंदर, कोई सच चेंजेस मार्केट के हिसाब से वो नहीं करता है, वो जियो सेंट्रिक अप्रोच होगी। आई होप चारों अप्रोचेस क्लियर है, एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक एंड रियोसेंट्रिक। ठीक है, आगे चले, चलो। एक अच्छा सा क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ एंट्री इनटू द इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करने के लिए अलग अलग मोड क्या होते हैं, या फिर डिस्कस द कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्कस द कॉन्ट्रैक्चुअल एंट्री मोड्स यूज्ड बाय द फर्म टू एंटर इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। भाई अगर मुझे इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर एंटर होना है, मुझे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, तो कौन कौन से एंट्री मोड्स है और उसके अगेन क्या मेरिट्स और क्या डीमेरिट्स है, मुझे एग्जांपल के साथ बता दो। अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको डिटेल में इसको करवा के चलूंगी। ठीक है, बताओ। ये कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्चुअल एंट्री मोड्स आर यूज इन केस ऑफ इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स।
अगर भाई मुझे एंट्री करनी है तो एंट्री मैं दो तरीके से कर सकती हूँ, या तो मैं डायरेक्टली अपना सामान वहाँ पे बेचना स्टार्ट कर दूंगी, या फिर उस कंपनी के साथ जहाँ पे मुझे एंट्री करनी है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगी। तो ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल मोड है वो उन केसेस में लगता है जहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स जो है वो इनटैंजिबल है, विच मीन्स जहाँ पे आप टेक्नोलॉजी से चीजें लेकर आ रहे हो, पेटेंट वैसी चीजें लेकर आ रहे हो। तो कंपनी जो है अगर एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी डेवलप करती है अपनी खुद की मेहनत से, खुद के रिसर्च एंड डेवलपमेंट से, ठीक है, तो वो चाहती है कि उसकी कॉस्ट जो होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वो रिकवर करे। क्लियर है? देयरफॉर इट सेल्स द टेक्नोलॉजी ईदर टू अ डोमेस्टिक टू अ फॉरेन फर्म। समझ में आया? ये कहने का सिंपल सा मतलब है कि भाई आज मैंने 1 लाख करोड़ रुपीस स्पेंड किए, 1 लाख करोड़ रुपीस स्पेंड किए कोविड की वैक्सीन को बनाने के लिए। लेट सपोज यूएस ने 1 लाख करोड़ रुपीस स्पेंड किया कोविड की वैक्सीन को बनाने के लिए। अब उसने वो वैक्सीन बना ली, अब उसने बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, ये सारा का सारा पैसा कहाँ लगा? आर&डी में लगा। इतनी आर&डी करने के बाद अब वो चाहता है कि उसकी वो कॉस्ट को रिकवर कर ले। तो कॉस्ट रिकवर तो उसकी खुद की डोमेस्टिक यूएस की मार्केट में नहीं हो पाएगी, इसलिए उसने क्या किया, उसने वैक्सीन को सेल करने लग गया ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर वर्ल्ड जब अपनी वैक्सीन को सेल करने लगा तो उसने अपनी आर&डी की जो कॉस्ट है उसको रिकवर करना स्टार्ट कर दिया। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि टेक्नोलॉजी ईदर टू अ डोमेस्टिक फर्म टू अ फॉरेन फर्म। हम सेल करते हैं डोमेस्टिक के टेक्नोलॉजी को, हम फॉरेन में सेल करते हैं अपनी कॉस्ट को रिकवर करने के लिए। पर अगर टेक्नोलॉजी के अंदर प्राइवेसी है, वो सिक्योर नहीं है, समझ रहे हो, टेक्नोलॉजी में पेटेंट वगैरह नहीं करवा रखा, तो अगेन वो आपके लिए क्या हो जाएगा, एक डीमेरिट हो जाएगा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्री मोड क्या है इंटरनेशनल बिजनेस के, हम फटाफट से वो पढ़ते हैं। उसके साथ साथ हम उसका रिस्क कंट्रोल एंड कमिटमेंट भी देख के चलेंगे। सबसे पहले तो देखो, टू मेजर टाइप्स ऑफ एंट्री मोड कौन कौन से हैं। अगर मुझे बाहर की देश की कंपनी में जाना है तो दो मेजर मोड कौन कौन से हैं, जॉइंट वेंचर्स और होली ऑन सब्सिडरीज। जॉइंट वेंचर और होली ऑन सब्सिडीज। जॉइंट वेंचर भी बताया था मैंने आपको, मारुति सुजुकी, हीरो, होंडा। भाई अगर मुझे बाहर की कंपनी के अंदर जाना है तो मैं क्या करूंगी, मारुति सुजुकी, सुजुकी वाले ने क्या किया, इंडिया के अंदर आया, मारुति के साथ कोलैबोरेशन कर लिया, समझ रहे हो, जॉइंट वेंचर किया। या फिर होली ऑन सब्सिडरीज, भाई सामने वाली पार्टी को पूरा खरीद लिया, समझ रहे हो, सामने ही खरीद लिया पूरी पार्टी को। अब नॉन इक्विटी मोड में क्या आता है, या तो आप एक्सपोर्ट कर लो या फिर आप कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स कर लो। तो बेसिकली हमने ये पढ़ा कि मैम अगर इक्विटी मोड के थ्रू जाए तो जॉइंट वेंचर और होली ऑन सब्सिडरीज कर सकते हैं, और अगर हम नॉन इक्विटी मोड के थ्रू जाए तो एक्सपोर्ट और कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स के थ्रू हम एंट्री कर सकते हैं। अब नॉन इक्विटी मोड्स को पहले समझते हैं। एक्सपोर्ट, सब बच्चों को पता है एक्सपोर्ट क्या होता है, गुड्स को बेचना। एक कंट्री अपने खुद के गुड्स को रीसेल करती है किसी और कंट्री के अंदर, ठीक है, उसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं। एक्सपोर्ट किसी भी चीज का हो सकता है, रॉ मटेरियल, क्लोथ्स, कंप्यूटर्स। और एक्सपोर्ट सर्विसेज का भी हो सकता है, जैसे कि टूरिज्म की सर्विसेज, बैंकिंग की, इंश्योरेंस की। मतलब एक्सपोर्ट गुड्स का भी हो सकता है, सर्विस का भी हो सकता है, ठीक है, वही होता ही है। अब मेरे को यूएस घूमने जाना है, मैं यूएस की एजेंसी से, टूरिज्म एजेंसी से बात करूँ कि भाई मेरा होटल वोटल का सारा अरेंजमेंट आप करवा देना, मेरे घूमने फिरने का सारा अरेंजमेंट करा देना। या फिर मैं यूएस की इंश्योरेंस कंपनी से बात करूंगी कि भाई मैं आ रही हूँ, मेरे लगेज का, मेरे सामान का, मेरी लाइफ का सारा इंश्योरेंस करवा के रखना, ठीक है। तो ये आपकी एक्सपोर्ट है। वेरी सिंपल। एडवांटेजेस क्या है, आपकी जो सब्सटेंशियल कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस की, जो कि आपकी होस्ट कंट्री के अंदर हो रही है, वो कम हो जाएगी। भाई जो भी मैं सरप्लस बना रही हूँ वो मैं बाहर के देशों में बेचूंगी, अगेन मेरा ज्यादा सामान बिकेगा, मेरी कॉस्ट पर यूनिट कम आएगी। तो होस्ट कंट्री के अंदर जो भी मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ, जो होस्ट कंट्री में जो भी मैं सामान बेचूंगी उसकी कॉस्ट मेरी कम आएगी। लेस रिस्की है, लेस कॉस्टली है, कम रिस्क पड़ेगा, कम कॉस्ट पड़ेगी। फ्लेक्सिबिलिटी टू एंटर इन लार्ज मार्केट्स, मुझे लार्ज मार्केट्स में एंटर करने का मौका मिलेगा आउटसाइड द प्रोड्यूसर्स कंट्री। जो मेरी कंट्री है विच इज कॉल्ड होम कंट्री, उससे बाहर निकल के मैं होस्ट कंट्री के अंदर जाऊंगी, ठीक है। अब डिसएडवांटेज क्या है, फ्लक्चुएशन होगी आपके एक्सचेंज रेट के अंदर में, कॉज एक्सपोर्टिंग फ्रॉम लॉसेस। अगर एक्सचेंज रेट में कोई भी फ्लक्चुएशन आई तो मुझे प्रॉफिट भी हो सकता है, मुझे लॉस भी हो सकता है। तो डिसएडवांटेज लिख रहे हैं, तुमको लॉस भी हो सकता है। लेस कंट्रोल ओवर मार्केटिंग एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट, मार्केटिंग के ऊपर कम कंट्रोल होगा मेरा, बिकॉज अब मैं बाहर के देश की, अब मैं बाहर के देश में बेच रही हूँ, तो वहां पे उसकी लॉज, उसके प्रोविजंस वगैरह मेरे पे एप्लीकेबल होंगे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर ज्यादा है तो फिर हम सामान की इजीली तरीके से एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ज्यादा है तो प्रॉफिट्स को वो खत्म करती चली जाएगी, अगर मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा है तो प्रॉफिट्स को खत्म करती चली जाएगी। सेकेंड चीज क्या है, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट। नॉन इक्विटी में सेकेंड चीज क्या है, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट। भाई मैंने एग्रीमेंट कर लिया कि आप मेरा सामान बेचो,
लाइसेंसिंग के थ्रू, फ्रेंचाइजिंग के थ्रू और ट्रंकी प्रोजेक्ट्स के थ्रू। लाइसेंसिंग का मतलब क्या हुआ? एक लाइसेंस का एग्रीमेंट जो होता है फॉरेन की फर्म्स को अलाउ करता है कि भाई एक्सक्लूसिवली, सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली या फिर नॉन एक्सक्लूसिवली आप मेरे ही प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करोगे एक फिक्स टर्म के लिए। लाइसेंसिंग दे दी कि भाई आप मेरे ही प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करोगे अपनी कंट्री के अंदर एक फिक्स टेन्योर के लिए, वहां पे जाके फिर उसको सेल कर देना, वो इज लाइसेंसिंग। ठीक है, मैं अपना सामान उठा के सामने वाली कंट्री के अंदर नहीं बेच रही, मैं सामने वाली कंट्री के एक पर्सन को पकड़ रही हूँ, उसको लाइसेंस दे रही हूँ कि मेरे प्रोडक्ट सिर्फ आप ही बनाओगे। एडवांटेजेस क्या है? एक्स्ट्रा इनकम होती है ऑफ टेक्निकल नो हाउ एंड सर्विसेज। भाई कोई भी ऐसा करता है तो मेरी एक तो एक्स्ट्रा इनकम होगी, मुझे उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलेगा, क्विकली मैं एक्सपैंड कर सकती हूँ, ज़्यादा रिस्क भी नहीं होता क्योंकि सारा पैसा सामने वाली कंपनी लगा रही होती है। लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट पेव द वे फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट। मार्केट में फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, हाईली अट्रैक्टिव है कंपनीज के लिए जो कि इंटरनेशनल बिजनेस में अभी नई नई आई है। पॉलिटिकल रिस्क जो होता है मिनिमाइज होता है क्योंकि लाइसेंस जो होता है 100% लोकल होता है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है? लोअर इनकम देन इन अदर एंट्री मोड्स। कहने का मतलब क्या है? और एंट्री मोड्स में ज़्यादा इनकम हम जनरेट कर सकते हैं, इसमें कम इनकम जनरेट होगी। आपका लॉस ऑफ कंट्रोल होगा ओवर द लाइसेंसी मैन्युफैक्चर, जिससे भी आप अपना सामान बनवा रहे हो, लाइसेंसर लाइसेंसी से जो सामान बनवा रहा है उस पर उसका कंट्रोल धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। क्वालिटी का लॉस भी हो सकता है। मैंने सिखाया था भाई इस तरीके की स्पेसिफिकेशन के साथ सामान बनना चाहिए, उसने कुछ और तरीके से बना दिया तो क्वालिटी का लॉस हो सकता है। हैविंग रिस्क ऑफ ट्रेडमार्क एंड रेपुटेशन गेटिंग रिव्यूड बाय द इनकॉम्पिटेंट पार्टनर। अगर आपने सही पर्सन का चुनाव नहीं किया, आपने किसी और पर्सन को कहा कि आप मेरे प्रोडक्ट्स बनाओगे, अब से मैं आपको लाइसेंस देता हूँ, वो अगर इनकॉम्पिटेंट है तो आपकी रेपुटेशन पे भी सवाल उठ सकता है, आपकी सारी रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो लाइसेंसिंग देखो कितना मुश्किल चीज है। अब फिर बात करते हैं फ्रेंचाइजिंग की, तो कहते हैं एक फर्म एक कंट्री के अंदर जिसको हम फ्रेंचाइजर कहते हैं, वो अलाउ करती है दूसरी फर्म जो कि किसी और कंट्री के अंदर है जिसको हम फ्रेंचाइजी कहते हैं कि भाई आप मेरे सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज़ कर सकते हो, आप मेरा ब्रांड का नाम यूज़ कर सकते हो, आप मेरे ट्रेडमार्क लोगो वगैरह सब कुछ यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल डोमिनोज, मैकडी, स्टारबक्स, इन सब की क्या चलती है? फ्रेंचाइजी चलती है। फ्रेंचाइजर जो है हर चीज़ पे आपकी रॉयल्टी पेमेंट लेगा, कहता है सब कुछ बेचो, पैसा आप लगाओ, काम आप स्टार्ट करो, बेचो भी आप, कस्टमर आप अपने बनाओ, मेरे को बस फिक्स एक रॉयल्टी दे देना। तो देखो लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग के बीच में डिफरेंस क्या है? एक चीज़ बताऊं, लाइसेंसिंग के अंदर आप जाके कहते हो कि भाई ये ले कैपिटल पकड़, ये ले इंफ्रास्ट्रक्चर पकड़, ये ले नॉलेज पकड़, टेक्निकल नो हाउ पकड़ और सामान को बना, मैं बेचूंगा। फ्रेंचाइजिंग के अंदर आप कहते हो कि भाई पैसा भी तेरा, इंफ्रास्ट्रक्चर आउटलेट भी तेरा, कस्टमर भी तेरे, मार्केटिंग भी तेरी, मैं सिर्फ अपनी टेक्निकल नो हाउ दूंगा कि सामान कैसे बनाना है और मुझे फिक्स बेसिस पे एक रॉयल्टी की पेमेंट चाहिए, चाहे सामान बिके ना बिके, मेरे को रॉयल्टी की पेमेंट आप देना। ठीक है, समझ आ गया? सम परसेंटेज ऑफ फ्रेंचाइजीज रेवेन्यू, जितना भी आप कमाओगे उसका एक परसेंटेज मुझे रॉयल्टी की पेमेंट आप देना। अब वही चीज़, उसके एडवांटेजेस क्या है? पॉलिटिकल रिस्क कम होता है, लो कॉस्ट होती है, एक्सपेंशन हम कर सकते हैं इनटू डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। फ्रेंचाइजी देखिए, आज देखो मैकडी के कितने सारे आउटलेट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। समझ रहे हो? डिसएडवांटेज क्या है? फ्रेंचाइजी जो है आपका फ्यूचर कॉम्पिटिटर बन सकता है, अपना ही खुद का एक नया ब्रांड खोल लेगा। समझ रहे हो? आपसे सीख सीख के। और रॉन्ग फ्रेंचाइजी जो है आपकी कंपनी की पोजीशन को रियून कर सकता है, गलत गलत प्रोडक्ट बना के कस्टमर को। अब मैं आलू टिक्की है, इंडिया में चलता है, उसने बीफ वाला देना स्टार्ट कर दिए तो आपकी मैकडी की फॉर्म की पोजीशन को खराब कर देगा वो। समझ रहे हो? या फिर उसमें कंटिन्यूअस बेसिस पे प्रोडक्ट में कुछ एरर दे रहा है, बाल दे रहा है, वेस्टेज दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, तो आपकी फर्म की पोजीशन को खराब कर सकता है वो। फिर आता है आपके ट्रंकनी प्रोजेक्ट्स। अब बेटा ये ट्रंकनी प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? कहता है ट्रंकनी प्रोजेक्ट रेफर टू अ प्रोजेक्ट जहाँ पे क्लाइंट पे करता है कॉन्ट्रैक्टर्स को टू डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट न्यू फैसिलिटीज एंड ट्रेन पर्सनल्स। भाई मैं पैसे दे रही हूँ सामने कॉन्ट्रैक्टर को कि आप जो लोग हैं, मेरे जो ह्यूमन रिसोर्स है, इनको ट्रेन करो। इट इज़ अ वे फॉर फॉरेन कंपनीज टू एक्सपोर्ट इस प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। इस तरीके से वो टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करता है, प्रोसेस को एक्सपोर्ट करता है। एडवांटेज क्या है? पॉसिबिलिटी फॉर अ कंपनी टू एस्टैब्लिश अ प्लांट एंड अर्न प्रॉफिट्स इन द फॉरेन कंट्री। सिंपल सा कहने का मतलब क्या है ट्रंकनी प्रोजेक्ट्स के अंदर कि आज मैं ना तो लाइसेंसिंग कर रही हूँ ना फ्रेंचाइजिंग कर रही हूँ, मैं सामने वाले देश के अंदर जाके एक कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ती हूँ, कहती हूँ कि भाई वहाँ के लोगों को मेरी स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से तो तैयार कर, उनको नॉलेज दे, उनको ज्ञान दे, मेरे लिए एक प्लांट एस्टैब्लिश कर जिससे मैं प्रॉफिट कमाऊंगी फॉरेन कंट्री के अंदर। ठीक है, जहाँ पे आपकी एफडी अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, एक्सपर्टीज नहीं है लोगों को एरिया के अंदर। डिसएडवांटेज क्या है? कंपनी के सीक्रेट्स राइवल्स को पता चल सकते हैं। टेक ओवर द प्लांट बाय द होस्ट कंपनी, होस्ट कंट्री वो प्लांट वापस ले सकती है। ठीक है, अब इक्विटी मोड समझते हैं एक बार।
उन दोनों के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है? एक्सपोर्ट, कॉन्ट्रैक्चुअल। कॉन्ट्रैक्चुअल में दो ही इंपॉर्टेंट है, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग। इक्विटी मोड पे बात करते हैं होली ऑन सब्सिडरीज। होली ऑन सब्सिडरी का मतलब क्या है? दो स्ट्रैटेजी इसके अंदर आती है, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट या फिर एक्विजिशन। या तो आपने पूरा का पूरा उसको एक्वायर कर लिया या फिर उसका कुछ सब्सटेंशियल पोर्शन के अंदर आपने इन्वेस्ट कर दिया। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा मोड सेलेक्ट करना है। ठीक है, फर्म या तो न्यू ऑपरेशन सेट करती है फॉरेन कंट्री के अंदर, जिसको हम ग्रीनफील्ड वेंचर कहते हैं, या फिर एक्वायर कर लेती है एस्टेब्लिश्ड फर्म को, जिसको हम एक्विजिशन कहते हैं। कहने का मतलब आज एक यूएस की कंपनी इंडिया के अंदर आती है और एक इंडिया के अंदर नई सी कंपनी बन रही है एबीसी। उस कंपनी का जब वो एक्वायर कर रही होती है, उस कंपनी का जब वो एक्वायर कर लेती है, या फिर एबीसी छोड़ो, हम बात करते हैं बिग बाजार की। जब फॉरेन की कंट्री आती है और बिग बाजार का एक्वायर कर लेती है, तो वो आपका एक्विजिशन कहलाएगा। बट वही फॉरेन की कंट्री, यूएस की कंट्री, इंडिया में आके अपनी एक और कंट्री खोलती है, लेट्स सपोज यूएस कंपनी, तो उसको हम कहेंगे क्या? ग्रीन फील्ड वेंचर। ग्रीन फील्ड वेंचर तो वही चीज है कि फर्म जो है न्यू ऑपरेशन सेट करती है फॉरेन कंट्री में, तो उसे हम ग्रीन फील्ड वेंचर कहते हैं। एक्वायर कर लेती है फर्म को, तो उसको हम एक्विजिशन कहते हैं। ठीक है, एडवांटेज क्या है? होल्डी एंड सब्सिडरी गिव फर्म टाइट कंट्रोल ओवर द ऑपरेशंस, बेनिफिशियल है फर्म के लिए टू रियलाइज द रेगुलेशन एंड एक्सपर्टीज। डिसएडवांटेज क्या है? कॉस्टली हो सकता है। एक्विजिशन कर रहे हैं तो कुछ कंपनी अपनी सिग्निफिकेंट डेप्थ को इंक्रीज करती है। भाई अगर मैं बिग बाजार को एक्वायर कर रही हूँ, तो बिग बाजार बाजार के सारे एसेट्स, सारी लाइबिलिटीज, सबको मुझे एक्वायर करना पड़ेगा। मैं सब चीज़ों को एक्वायर करूंगी, तो जिसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। अगर मान लो बिग बाजार के ज़्यादा डेटर्स हैं, ज़्यादा वो लोन में डूबी हुई है, तो वो चीज़ भी मेरे पास आएगी अगर मैंने उसको एक्वायर किया तो। सेकेंड है जॉइंट वेंचर। इसमें कोई किसी को एक्वायर नहीं कर रहा। ए प्लस बी जो है, ए बी बन रहे हैं। ए प्लस बी जो है, बड़ा ए नहीं बन रहा। ए प्लस बी जब बड़ा ए बने तो वो आपका एक्विजिशन है। ए प्लस बी जब ए बी बने तो वो आपका जॉइंट वेंचर है। समझ में आ गया डिफरेंस? जब दोनों साथ साथ चल रहे हैं, ए भी एग्जिस्ट करता है, बी भी एग्जिस्ट करता है, तो वो जॉइंट वेंचर है। ए प्लस बी थे पर अब सिर्फ ए एग्जिस्ट करता है बिकॉज ए ने बी को खत्म कर दिया, अपने अंदर ले लिया, तो वो हमारा एक्विजिशन कहलाएगा। ठीक। Joint venture refers to the establishment that a firm is jointly owned by two or more independent firms। कहते हैं कि जो फर्म है वो दो या दो से ज्यादा फर्म के साथ इंडिपेंडेंट बनी हुई है। 5 कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जॉइंट वेंचर के अंदर। सबसे पहले क्या? मार्केट एंट्री। भाई सीधी सी बात है, अगर सुजुकी को इंडिया के मार्केट में एंटर करना था, सुजुकी को इंडिया के मार्केट में एंटर करना था, तो उसको काफी सारी प्रॉब्लम्स होती। उसने मारुति के साथ जॉइंट वेंचर किया, उसने मारुति के साथ जॉइंट वेंचर किया, तो उसकी मार्केट एंट्री इजी हो गई। सेकंड, रिस्क शेयरिंग, रिवॉर्ड शेयरिंग। अब भाई सीधी सी बात है, अब सुजुकी को पता नहीं था कि इंडियन मार्केट्स में कैसी कार्स बनेगी, कैसा कुछ चलेगा, तो उसने मारुति के साथ जब जॉइंट वेंचर किया, तो उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों शेयर हो गया, प्रॉफिट और रिस्क दोनों शेयर हो गया। टेक्नोलॉजी शेयरिंग, जब सुजुकी आई तो अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी जो नो हाउ था, पेटेंट था, ट्रेडमार्क था, वो साथ लेकर आई। जॉइंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट, दोनों ने साथ मिलके एक प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट दोनों ने साथ मिलके करी, एक बढ़िया प्रोडक्ट बनाया। एंड कन्फर्मिंग टू गवर्नमेंट रेगुलेशन, और मारुति को सारी गवर्नमेंट की रेगुलेशंस का पता था कि कौन कौन सी रेगुलेशन प्रोविजन हमारे ऊपर लगते हैं, तो उसके साथ मिलके गवर्नमेंट की रेगुलेशंस को भी मैंने फॉलो किया। तो ये सारे बेसिकली आपके 5 कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो भी जॉइंट वेंचर में फर्म आती है उन सबको मिलते हैं। अदर बेनिफिट्स क्या है? आपके कनेक्शंस बढ़ते हैं, आपको जानने वाले लोग बनते हैं, आपको नेम मिलता है, फेम मिलता है। डिसएडवांटेज क्या है? कॉन्फ्लिक्ट ओवर एसिमेट्रिक न्यू इन्वेस्टमेंट। अगर भाई सीधी सी बात है, सुजुकी 1 लाख लगा रही है, अब मारुति 50,000 लगा रही है, तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि भाई जो नई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो सेम होनी चाहिए ना, जॉइंट वेंचर है हमारा, तो सेम सेम इन्वेस्टमेंट करूँ। मिसट्रस्ट ओवर द प्रोप्राइटरी नॉलेज। कह रहे हैं कि हो सकता है कि लोग एक दूसरे की नॉलेज पे, एक्सपीरियंस पे ट्रस्ट ना करें, कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, तो ये सारे उसके डिसएडवांटेजेस हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक चीजें डाइजेस्ट हो गई। 1 सेकंड का पॉज लो, मैंने अच्छी चीज बताई आज आपको। 1 सेकंड का पॉज लो, तो देखो यहाँ तक चीजें डाइजेस्ट होगी। अब मेरे को ना फटाफट से क्वेश्चन करा दो, सेम क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछा जाता है। आइडेंटिफाई द मोड ऑफ एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस। अब मैं अगर थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, तो मैम हमने पढ़ा मोड ऑफ एंट्री के अंदर 2 एंट्री पड़ी, एक तो इक्विटी रिलेटेड और एक नॉन इक्विटी रिलेटेड। इक्विटी रिलेटेड में हम 2 थी, एक तो जॉइंट वेंचर और दूसरा आपका होली ऑन सब्सिडरी। नॉन इक्विटी में हम 2 थी, एक आपका एक्सपोर्ट था और दूसरा आपका कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट था। अब कॉन्ट्रैक्चुअल में भी मैम 3 थी, एक आपका लाइसेंसिंग था, फ्रेंचाइजिंग था और ट्रंकनी प्रोजेक्ट्स था। अब पूछो कौन क्या पूछना चाहता है। आइडेंटिफाई द मोड्स ऑफ एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस एंड एक्सप्लेन द एडवांटेज डिसएडवांटेज। एयरटेल ने परचेज किया जैन टेलीकम्युनिकेशन को साउथ अफ्रीका के अंदर। परचेज किया मतलब एक्वायर किया,
एक्वायर किया तो मतलब पूरा ही परचेज कर लिया। क्या हम दोनों मिलकर आए? अब क्या एयरटेल प्लस जैन एजेड हुआ? नहीं, यहाँ पे एयरटेल प्लस जेड जैन जो है बड़ा ए बन गया। तो एक्वायर का मतलब होल्डी ऑन सब्सिडरी वाला केस यहाँ पे लग जाएगा, एक्विजिशन का केस लगेगा। ठीक है, अब उसके बाद देर आर लार्ज नंबर ऑफ पिज्जा हट रेस्टोरेंट इन इंडिया बट सम ऑफ देम इज ओन्ड बाय पिज्जा हट। बहुत सारे रेस्टोरेंट है पिज्जा हट के, पर कुछ उसको पिज्जा हट ओन करती है। बहुत सारे रेस्टोरेंट है पिज्जा हट के, पर कुछ उसको पिज्जा हट ऑन करती है। तो देखो, पिज्जा, यहाँ पे समझो पिज्जा हट कैसे वर्क करती है। वही सेम डोमिनोज वाली कहानी, वही सेम मैकडी वाली कहानी कि भाई हम आपको देंगे फ्रेंचाइजिंग। मैं आपको दूंगी फ्रेंचाइजी की, आओ आओ, मैं आपको फ्रेंचाइजी देती हूँ कि आप मेरे सामान को मेरे नाम के साथ से आप सामान को बेच सकते हो, बस मेरे को फिक्स टर्म पे क्या चाहिए, रॉयल्टी की पेमेंट चाहिए। तो जितने भी आप अपने फास्ट फूड चेन देखोगे ना, मैकडी, पिज्जा हट, बर्गर किंग, बर्गर क्लब, ये सारे आपके फ्रेंचाइजी मॉडल पे वर्क करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं। मोड ऑफ एंट्री क्या है? एक्विजिशन। इंटरनेशनल एक्विजिशन क्या है? जहाँ पे फर्म जो है एक्वायर करती है एक बिजनेस जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है आपकी होस्ट कंट्री के अंदर। क्या जैन टेलीकम्युनिकेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था? यस। होस्ट कंट्री में कर रहा था साउथ अफ्रीका में? यस। तो एक्वायर करके करंट बिजनेस को हम फर्म के सारे एसेट्स, एम्प्लॉयज, टेक्नोलॉजी, लाइबिलिटीज, ब्रांड नेम, डिस्ट्रीब्यूशन सब पे कंट्रोल मारेंगे। वही चीज मैंने आपको बताई, जब एयरटेल जैन को एक्वायर करेगा तो जैन के सारे एसेट्स, लाइबिलिटी, डेटर, क्रेडिटर, जैन के सारे एम्प्लॉयज, टेक्नोलॉजी सबको लेगा वो। यस। एडवांटेज क्या है? स्पीड, एबिलिटी टू स्पीड एक्वायर रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटेंसीज विच इज अवेलेबल इन होस्ट कंट्री। मैं होस्ट कंट्री के अंदर मैं रिसोर्सेज को जल्दी एक्वायर कर पाऊंगी, मार्केट में मुझे पावर मिलेगी, ओवरकम करूंगी एंट्री बैरियर को। पहले मैं मार्केट में एंटर नहीं हो सकती थी, पर जब मैंने जैन कम्युनिकेशन को एक्वायर, टेलीकम्युनिकेशन जो भी है ये, हाँ, उसको एक्वायर किया, तब मुझे मार्केट में एंट्री जल्दी से मिल गई, बैरियर्स कम हो गए मेरे, फाइनेंशियल मुझे गेन हुआ, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन विद लो वैल्यू शेयर और लो प्राइस अर्निंग रेशियो कैन बी एक्वायर टू टेक शॉर्ट टर्म गेन्स थ्रू एसेट स्ट्राइपिंग। कह रहे हैं कि भाई जैन कम्युनिकेशन क्या लगता है कितना ही कमा लेती होगी, कम कमाती होगी। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि छोटी है, जिनकी जो प्राइस अर्निंग रेशियो जो जितना कमा रही है वो कम कमा रही है, अगर हम उनको शॉर्ट टर्म के लिए एक्वायर करें तो हमको उसके सारे एसेट्स मिल जाएंगे, रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटेंसीज मिलेगी। डिसएडवांटेज क्या है? इंटीग्रेशन प्रॉब्लम। जो एक्टिविटीज़ है नई ऑर्गेनाइजेशन की और पुरानी ऑर्गेनाइजेशन की, वो डिफिकल्ट हो सकती है इंटीग्रेट करना, अलाइन करना, कल्चर फिट की वजह से। एयरटेल के लोगों को कुछ और कल्चर था, जैन कम्युनिकेशन का कुछ और कल्चर है, हो सकता है हाई कॉस्ट पड़ेगी क्योंकि आपने एक्वायर किया है एक तरीके से। फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं आपको, अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन हो सकती है, और टू मच फोकस, ज़्यादा मैनेजरियल फोकस किया एक्विजिशन के ऊपर तो वो डेट्रीमेंटल भी हो सकता है, नुकसानदायक भी हो सकता है। जबरदस्ती के पॉइंट बना रखे हैं, कुछ भी लिख दो पॉइंट के अंदर, सबकी एक्सप्लेनेशन एक ही है, कोई ढंग से एक्सप्लेनेशन नहीं, एक्सप्लेनेशन सबकी एक ही है कि भाई आपको लॉसेस हो सकता है बिकॉज आपका पैसा फंस गया है उसके अंदर। सेकंड क्या था बेटा? फ्रेंचाइजिंग का। फ्रेंचाइजिंग क्या है? आपका कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है गुड सर्विस का, जिसके अंदर ये बिजनेस मॉडल कहता है कि आप मुझे स्पेसिफाइड फीस विच इज कॉल्ड रॉयल्टी, विच इज कॉल्ड रॉयल्टी, और रॉयल्टी स्पेसिफाइड फीस किसके ऊपर है? एज अ परसेंटेज ऑफ फ्रेंचाइजीज रेवेन्यू और प्रॉफिट। जो भी आप कमाओगे उसके ऊपर एक परसेंटेज, फिक्स परसेंटेज आप मुझे दोगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको अपना ट्रेडमार्क, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, अपना टेक्निकल नो हाउ सब कुछ दे रहा हूँ, एज वेल एडवर्टाइजिंग। देखो सीधी सी बात है, आज मैंने एक मैकडी का फ्रेंचाइजी खोली कमला नगर के अंदर, मैंने मैकडी की फ्रेंचाइजी खोली कमला नगर के अंदर। अब मैंने जो फ्रेंचाइजी खोली उस पे मैकडी की एडवर्टीजमेंट किसने करी? मैकडी वालों ने करी। मैकडी ने क्वालिटी एश्योरेंस किसने दी? मैकडी वालों ने दी। एडवर्टीजमेंट मैकडी वालों ने दी। कस्टमर मेरे पास आया, तो उस चीज़ के वो मुझसे पैसे मांगते हैं, वो फ्रेंचाइजी का मॉडल है। एडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस क्या है? इसको आप कर लेना घर जाके बस रीड, या मेरे सामने कर लो चलो फटाफट से। एसोसिएशन में वेल एस्टैब्लिश ब्रांड, भाई मुझे नाम मिला, मेरे पास ब्रांड के साथ मैंने एस्टैब्लिश किया। ठीक है, लेस नेगोशिएशन, कोई नेगोशिएशन नहीं है, जो प्राइस लिखा हुआ है उतना ही पे करना पड़ेगा आपको। असिस्टेंस इन आउटलेट डिजाइनिंग, उनको पता है कि उनका जो आउटलेट है वो थोड़ा येलोइश कलर में बनेगा, तो असिस्टेंस मिलती है मुझे आउटलेट डिजाइनिंग की। इक्विपमेंट कौन से परचेज करने हैं? बड़ी बड़ी स्क्रीन परचेज करनी है जिसके अंदर हम डिजिटली अपने ऑर्डर को बुक कर सकते हैं, वैसी चीज़ें। असिस्टेंट इन सिक्योरिंग फाइनेंस, पैसे लाने में मुझे हेल्प मिलती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। प्रोडक्ट क्वालिटी जो है अगर इनकंसिस्टेंट हुई तो नेगेटिव इमेज उसकी बनेगी। सीधी-सी बात है, अगर मैकडी का बर्गर बर्गर ही बनाओगे तो सही है, उस बर्गर को पता नहीं कुछ और ही कर दोगे तो आपकी इमेज खराब होएगी। डू नॉट गिव फर्म टाइट कंट्रोल ओवर मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एंड स्ट्रैटेजीज़। जो फ्रेंचाइज़र है आपको एडवर्टाइज़ करने का, अलग से कोई स्ट्रैटेजी लगाने का कोई ऑप्शन नहीं देगा। मान लो मैकडी ने 99 के अंदर कॉम्बो लॉन्च किया था, जिसके अंदर आपको बर्गर मिलेगा, आपको कोक मिलेगी और आपको फ्राइज़ मिलेंगे। आप कहते हो नहीं भाई मेरी सेल इससे नहीं बढ़ रही, मुझे और बढ़ानी है, तो मैं ये कॉम्बो 99 से हटा के 89 में कर दूँगा।
तो क्या वो चीज़ कर सकते हो? नहीं। आपके ऊपर टाइट कंट्रोल रखा जाएगा, आप कोई भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ वगैरह यूज़ नहीं कर सकते हो। फर्म का कंट्रोल लूज़ हो जाएगा ओवर द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ देयर टेक्निकल नो हाउ। भाई सीधी-सी बात है, जैसा फ्रेंचाइज़र कहेगा वैसा आपको करना पड़ेगा, ठीक है? आप अपनी तरफ से कोई भी प्राइस में चेंजेस, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ वगैरह यूज़ नहीं कर सकते हो। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या ये जो चार्ट मैंने आपको बना के दिया था, क्या ये चार्ट क्लियर है? मोड ऑफ एंट्री का चार्ट जो है, इक्विटी, नॉन इक्विटी, जेवी, होल्डी ओन्ड सब्सिडियरी, एक्सपोर्ट, कॉन्ट्रैक्चुअल, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग एंड, ठीक है, ट्रकनी प्रोजेक्ट्स, ठीक है? चलो,